नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम जेटली की पोटली, जी हाँ, ये एक्सटेंशन है टुनाइट विद दीपक चौरसिया का, इसमें आपका स्वागत है। जेटली की पोटली से क्या निकला है? काफी कुछ निकला है इस आम बजट में। 2016 और 2017 का आम बजट है, और अगर बजट की मुख्य बातों को एक लाइन में समअप करना हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गांव, गरीब, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद अच्छा बजट है, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगले 2 घंटों में हम पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेता, बीजेपी और कांग्रेस के नेता, यानी सत्ताधारी और मुख्य विपक्ष, वो भी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, व्यापार, सेना, रक्षा, इससे जुड़े हुए तमाम एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं। हमारा आपसे ये वादा है कि अगले 2 घंटे के दौरान हम सबसे सरल भाषा में बजट आपको समझाएंगे, क्योंकि बजट को समझना भी एक टेढ़ी खीर होता है। किसको क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला, किसान को क्या मिला, युवा को क्या मिला, शिक्षा को क्या मिला, स्वास्थ्य को क्या मिला, इस पर नजर है। लेकिन इसके आपके लिए क्या मायने हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से रमेश विधुड़ी जी, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। टैक्स के बारे में बात करेंगे प्रभात अग्रवाल जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे राजीव कपूर साहब। प्रशांत पिट्टी जी हमारे बात करेंगे आपके सफर के बारे में, आपके हॉलिडे के बारे में, आप जहां रुकते हैं होटल के बारे में, आपकी कार से ट्रैवल करते हैं, टैक्सी के बारे में क्या असर पड़ेगा ट्रैवल सेक्टर पर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर। निरुपमा सुंदरमन जी अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ हैं। राजेश पपरिया जी सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। नवीन रहेजा साहब सीएमडी है रहेजा डेवलपर्स के, सब जानते हैं इनको। मनोज गौड़ साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, गौड़ सन्स के सीएमडी है। और साथ ही साथ रितेश मलिक, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर है, गुरिल्ला वेंचर्स, वो हमारे साथ है। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब, जो कि जाना माना चेहरा है रक्षा क्षेत्र के, वो हमारे साथ है। कंज्यूमर को क्या मिला, श्रीराम खन्ना जी हमारे साथ है। और कृषि के विशेषज्ञ हरचरण सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं हमसे। लेकिन आपकी अनुमति से शुरुआत में विपक्ष से करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा उनका पहला रिएक्शन बनता है। आलोक शर्मा जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है, उनका मैं एग्जैक्ट कोड आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि बजट में कोई बड़ा आइडिया नहीं है। आइडिया तो सब है, हर की बात की गई है, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि बजट में कोई बड़ा आइडिया नहीं है? मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार का तीसरा जो बजट होता है वो सबसे अहम बजट होता है। पहले 2 बजट में मात्र वो पिछले इकोनॉमिक सिस्टम को आगे फॉरवर्ड करती है, तीसरे बजट में वो आने वाले 2 साल की अपनी पूरी रूपरेखा दिखाती है। मैं समझता हूं कि आज जो बजट आया है उसके अंदर किसी भी तरह से कोई नया आइडिया है, पूरी तरह से निराशाजनक है। आप बताइए, क्या पिछले बजटों में इन तमाम सेक्टर्स को नहीं छुआ गया है? तमाम सेक्टर्स को छुआ गया है। इस बार बल्कि उन्होंने एक और काम कर दिया है कि बजट न 1 साल का दिखाते हुए कोई लक्ष्य 2 साल का रख दिया है, कोई 3 साल का, कोई 2019, कोई 2022। जिस तरह से वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, उस तरह से हर सेक्टर के अंदर एक जुमला आसन नजर आता है। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। रमेश विधुड़ी जी, क्या ये बजट वाकई मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? सबका साथ सबका विकास इस बजट ने प्रूव कर दिया है, और निश्चित रूप से आलोक जी को भाएगा भी नहीं, क्योंकि 60 वर्ष से ये गरीब के उत्थान की बात करती ठेकेदारी लेकर चलते रहे थे। इस बजट के अंदर उस किसान को विश्वास दिला गया है जो 60 वर्ष से लगातार आत्महत्या करता रहता था, कहीं विदर्भ में, कहीं आंध्रा में, कहीं नॉर्थन ईस्ट में, कहीं ईस्टर्न में। तो आज वो जो गरीब आदमी जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था आजादी के बाद से, इस बजट में उसका ख्याल रखा गया है। और ये निश्चित रूप से युवाओं के लिए भी और गरीब आम नागरिक के लिए भी एक क्रांतिकारी बजट के रूप में, रिवोल्यूशन बजट के रूप में पेश किया गया है। और तीसरा बजट नहीं है, ये दूसरा बजट है। अभी पहला बजट तो आधे साल तो आलोक जी की पार्टी का ही देन थी, मई में हमने सत्ता संभाली है। तो दूसरा ये बजट है, और दूसरे बजट के अंदर जो देखा गया है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो इसीलिए उनका तो बनता है, वो नहीं कहेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी आगे। 60 वर्ष तक जो कुछ नहीं दे पाए तो उनको लगेगा, उनका कहना वाजिब है बनता, वो तो यही कहेंगे कुछ नहीं दिया गया। सरकार ने गलत क्या किया, मुझे बताइए आलोक जी, सरकार ने गलत क्या किया है? गलत तो ये भी नहीं है, अगर ग्रामीण सेक्टर में उन्होंने एलोकेशन को बढ़ाया है तो यूपीए सरकार भी ग्रामीण सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन देती थी। अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया है तो सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूपीए सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी एलोकेशन दिया। ये बात अलग है कि हाईवेज के बनने की स्पीड उस वक्त कम थी, अब थोड़ा ज्यादा हो गई है। आप किन पॉइंट पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई एक तो स्पेसिफाई करिए कि ये इस बजट के अंदर गलत है। देखिए, मैं समझता हूं कि
रूरल एरियाज में पैसा ज्यादा लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा ज्यादा लगाना हमारे समय से लग रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसके अंदर कोई बदलाव आया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो अरुण जेटली साहब कहते थे संसद के पटल पे आज से 5 साल पहले कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 5 लाख होनी चाहिए, वो 3 साल से 2,50,000 से 51 क्यों नहीं हुई? एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा पिछले 15 महीने से नेगेटिव चल रहा है। आज आप देखिए किस तरह से पैरा 86 में बजट के मात्र एक छोटा सा पैराग्राफ एक्सपोर्ट के लिए दिया गया। एक्सपोर्ट सेक्टर में पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों का रोजगार जा चुका है। एक्सपोर्ट सेक्टर तमाम तरह से नेगेटिव जा रहा है। जॉब स्टार्ट करने के लिए कोई एक स्कीम बता दीजिए कि इस स्कीम की वजह से हमारे यहां पर जॉब्स आएंगी। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से यह बजट जो है कहीं ना कहीं जुमलेबाजी है। आपने कहा कि साहब 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित कर देंगे, रुपया आवंटित किया 17,000 करोड़। अगर एकड़ में हिसाब लगाएं तो 22 रुपए एकड़ पे आता, कैसे कर देंगे मेरी समझ से बाहर है। आपने कहा साहब 5 करोड़ बीपीएल फैमिली धारकों को हम गैस का सिलेंडर और कनेक्शन दे देंगे। अगर 2 सिलेंडर, 1 चूल्हा और 1 कनेक्शन अगर 5 करोड़ लोगों को देते हैं तो पूरे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का बजट चला जाएगा, उससे में भी काम नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूं पूरी तरह से यह जुमलाबाजी हुई है। मिडिल क्लास पूरी तरह से आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप आए थे किस बात पर? लेबर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। लेबर रिफॉर्म्स का कोई मीडिया चैनल भी जिक्र नहीं कर रहा कि साहब इतना बड़ा बजट आया, इसमें लेबर रिफॉर्म्स कहां है? स्टार्टअप कंपनीज की बात, आपने इतना ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, मात्र 300 करोड़ रुपए आज आपने दिए। आपने एनएचएआई की बात की कि 12 किलोमीटर या जो भी आज जुमले चल रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा कि साहब 1.5 लाख करोड़ रुपया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स के रूप में लेगी। वो कर्ज किसके ऊपर जाएगा? आम जनता के ऊपर जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आज इनसे फूड सिक्योरिटी बिल का क्या हुआ? आज जिस आधार को आप कहते थे कि साहब आधार कार्ड जो है सबसे नाकामी है, आज आपने उसको लीगल स्टेटस दिया। यूपीए सरकार का था वो। आप पहले क्या कहते थे कि साहब देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हम आज जानना चाहते हैं, आज पहली बार 68 साल के बाद बजट आया है जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है किसानों के लिए। हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता था, आज आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया। ठीक है, इतने पॉइंट, वरना रमेश बिदुड़ी जी भी भूल जाएंगे, दर्शक भी भूल जाएंगे आपके पूरे पॉइंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कहता हूं, जो सरकार कहती थी कि 50% लागत और उसके ऊपर 50% मुनाफा होना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट में सरकार एफिडेविट देती है कि ये तो संभव ही नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, किसान की आप परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तो जुमलेबाजी नहीं तो और क्या है? रमेश बिदुड़ी जी, सबसे बड़ी बात, मैं यहां से एक लाइन से शुरू करता हूं। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का एक कमिटेड वोटर है, वो ये मान के चल रहा था कि अपना पुराना वादा जेटली जी पूरी करेंगे। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन से थे तब उन्होंने कहा था कि बजट की छूट की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, तीसरे बजट में भी क्यों? देखो, उनको लाभ पहुंचाया गया दूसरे रास्ते से, डायरेक्ट उस पर छूट ना देकर। आप देखिए, जो सर्विस सेक्टर का व्यक्ति है, जो एलडीसी लेवल 2 ग्रेड का है, उसको 24,000 से लेकर 60,000 तक के हाउस रेंट के ऊपर छूट दे दी गई है। उसी सेक्टर को लाभ होने वाला है। जो मध्यम वर्ग परिवार के जो बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिलता, उनके रोजगार क्रिएट किए गए हैं। जो स्किल मेक इन इंडिया 17,000 करोड़ रुपया, जिसमें 86 लाख नौजवानों को 1 वर्ष में ट्रेनिंग दे दी गई है। और उन कंपनियों, एनजीओ केवल पैसा खा जाया करती थी और केवल फोटो खिंचवाती थी नेताओं के साथ में, और मैंने इतने लोगों को ये स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उनका पता नहीं हुआ करता था। आज उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स है कि 20% वो प्लेसमेंट भी देंगी। उसका 17,000 करोड़ रुपए रखा है। जहां तक जो बात कह रहे हैं अभी लोग जी, 1 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने हाईवेज के लिए पिछली बार इन्वेस्ट किया था, 1 लाख, जिसका 70% इनके प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे। जिसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल, आज ऑडी-1 की जरूरत नहीं पड़ती। वो 70% प्रोजेक्ट हमने चालू किए 1 साल के अंदर, और 85% उसमें काम पूरे हो गए। 1 लाख हजार करोड़ के काम, जो कहते हैं कि जुमले, हम हाईवे इतने बनाएंगे। और हाईवे जो बनाने की बात है, इनके पिछले टाइम से लेकर पिछले इनके टाइम 1 साल के अंदर 30% से 45% तक के हाईवे ज्यादा बन कर तैयार हो गए हैं। दूसरा, मैं इनको पूछना चाहता हूं, जो बजट 67 साल की आजादी में टोटल देश के अंदर निवेश का पैसा आता था, जो वो केवल 14,66,000 करोड़ समथिंग था। आज वो बढ़कर 3 वर्ष में 19,78,000 करोड़ रुपया हो गया। वो कहां से आया? वो 2G स्पेक्ट्रम में जो पैसा इनकी जेब में जाता था वो आया।
कोल घोटाले में इनकी जेब में जाता तो वो है। आज 3 लाख हजार करोड़ रुपया बजट में देश में लगाने के लिए फालतू आया है, इसलिए उनको पच नहीं रहा है। और जहां तक ये मीडियम क्लास फैमिली की बात करने की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ ऐसी महिला बहनों को जिनको कनेक्शन दिए जाएंगे एलपीजी के, 1 लाख करोड़ कही गई या 5 लाख करोड़ नहीं कही गई, और करेक्ट कर ले अपने आप को जी। और जो देश की जनता ने, केवल प्रधानमंत्री ने कानून नहीं बनाया, आग्रह नहीं किया, केवल रिक्वेस्ट की थी कि सब्सिडी गरीबों को चाहिए। इस देश के लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से 15 लाख लोगों ने, परिवारों ने सब्सिडी जमा करा दी देश के अंदर। तो इसको रिवोल्यूशन नहीं कहेंगे तो, और प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जी। तो इसीलिए जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, वो जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिलते, वो उन्हीं को मिलेंगे। जो रिबेट मिलने की बात है, उनको आज किस चीज के दाम बढ़ाए गए हैं, किस चीज पे टैक्स लगा है? अमीर जिन चीज को विलासिता के रूप में यूज करते थे, गरीब आदमी जिस चीज को यूज करते हैं, उस पैसे को हटाकर उधर दिया गया। ब्लैक मनी की बात भी कहेंगे अभी, नहीं भूल गए पता नहीं, वरना इनके तो प्रधानमंत्री, इनके राहुल गांधी जी बोल रहे थे ये तो अडानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, ये टाटा की सरकार है। अब एक्सपोर्ट की सरकार पे आ गई। अब सरकार किसान मजदूर गरीब की तरफ गई है, तो सरकार को बता रहे हैं कि उनका क्या हुआ एक्सपोर्ट करने वाले लोगों का। तो इसीलिए इन्हीं के कंट्राडिक्शंस के मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार इस देश के उस वर्ग को, जो अभी देखिए आप 18,000 गांवों के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन 68 साल में नहीं हुआ। इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर 5,500 गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, तो क्या वो मध्यम वर्ग परिवार के लोगों पर? मैंने आपको आर्ग्यूमेंट मारा, लेकिन आलोक शर्मा जी, यहां पर एक परसेप्शन सरकार ने तोड़ने की कोशिश की है कि ये सूट बूट की सरकार है, क्योंकि जो एम्फेसिस है वो इससे इतर क्षेत्रों पे है। आप ये नहीं कह सकते इस बजट में कि अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों का ही ध्यान दिया गया, टाटा, बिरला, तमाम ऐसे लोगों का, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि फोकस एरिया दूसरा है। तो अब आपका ये जुमला क्या उन पर फिट बैठ पाएगा कि ये सूट बूट वाली सरकार है? देखिए, पूरी तरह से आज भी कहीं ना कहीं बैकडोर से जो बड़े धनाढ़े लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम किया है। आपने डायलिसिस सुबह से मीडिया चैनल्स पर सुना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डायलिसिस सेंटर हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। सर, वो पीपीपी मॉडल पर है, सरकार नहीं कर रही है। कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे? बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे। इंटरनेट महंगा हो गया, इंटरनेट के मेन सर्विस प्रोवाइडर कौन है? क्या गांव का आदमी है? बड़े लोग हैं। आपने कहा कि साहब मोबाइल महंगा हो गया, आज मोबाइल बेचने वाली कौन कंपनियां हैं? किनको मुनाफा जा रहा है? चाइना में और बाहर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। हम कह रहे थे दवाइयों को सस्ता कीजिए, आपने दवाइयों को आज महंगा कर दिया। दवाई एक आम आदमी की बात थी। आप बताइए कि एटीएम कार्ड कौन यूज करता है? जिसके पास हजारों में लाखों में रुपए हैं। एटीएम कार्ड यूज करना, एक मिनट, एक नहीं पूछते, हर आम आदमी एटीएम कार्ड यूज करता है, ये गलत एग्जाम्पल है। कोई गलत एग्जाम्पल, अच्छा आप बताइए, ये सब छात्र हैं, ये सब छात्र हैं, मुझे बताइए आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं सब? सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं, एटीएम का मैक्सिमम यूज कौन कर रहा है? नेट की सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? सर्विस टैक्स आपने कहां लगा दिया? पर टैक्स लगा, पर तमाम चीजों पर महंगा कर दिया आपने, आम आदमी ताकि उसमें एंटर ना कर सके। स्टार्टअप्स के लिए आपने मात्र 300 करोड़ रुपए रखे, क्यों नहीं भाई? नए गरीब लोग, युवा लोग आए, उसमें रोजगार के लिए घुसे, ऐसा क्यों नहीं हो? एनपीएस आपने तो इतना अच्छा काम किया जो 68 साल में नहीं हुआ। बैंक, आज स्टेट बैंक भी दिवालिया होने के कगार पर क्यों चला गया? आपने तो इतना अच्छा काम किया कि इतना एफडीआई आ गया कि ₹57 जो हमने छोड़ा था वो 69 रुपए पे चला गया। जॉब इंडेक्स नेगेटिव होता चला जा रहा है। गांव के लोग बताएंगे आपको, आपके सांसद गांव में जा नहीं सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के। आप कहते हैं साहब इतना एफडीआई आ गया। मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार 50% से ज्यादा आबादी रहती है। अगर एक उद्योग 2 साल में सरकार ने लगाया हो तो मुझे बता दीजिए। चलो, इसके लिए तो इनको बधाई दे दीजिए कि इन्होंने 300 जन औषधि की दुकान खोल दी, यानी सस्ती दवाइयां मिलेंगी। सर, वो 300 नहीं है, वो 3000 है, लेकिन वो 3000 दुकानें सरकार खोल रही है, उसको भी बड़े लोग खोल रहे हैं, सब्सिडी सरकार देगी। आलोक जी, जो उद्योग 60 साल में नहीं लगा पाए, ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 साल में लगा दें। और बंगाल और उत्तर प्रदेश में इनकी सपोर्टेड सरकार है दोनों की। आप अगर दूसरा आने वाले किसान के पास भारी यूरिया के लिए, यूरिया के लिए आज उद्योगीकरण के अंदर यूरिया था किसानों के लिए, पूरा भागा फिरता था ब्लैकमेल के लिए अंदर, इसलिए केवल यूरिया के लिए किसान भागा फिरता था। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूरिया एक्सीज है देश के अंदर, ये लिवर्स किसके लिए? किसानों के लिए। ये तो इसीलिए हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 साल में हम उद्योग लगा दें।
आज अगर एफडीआई का निवेश 45 से 50% बढ़ा है तो क्रेडिबिलिटी के आधार पर बढ़ा है, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों ने पिछले समय में पूरा पैसा शेयर मार्केट में आया है, और हमने नहीं आया है, टेक्नोलॉजी में नहीं आया है, शेयर मार्केट में पैसा आया है। एक दिन पैसा लगता है, अगले दिन करेंसी फ्लाई वापस हो जाती है। आप कह रहे हैं अच्छा, क्विक चेक लेते हैं, आपकी बात में कितना दम है? मैं तो नहीं कह सकता कि मैं फाइनेंशियल मामलों का एक्सपर्ट हूं, लेकिन राजेश रपरिया जी है, कोई दम है इनकी बात में कि सिर्फ शेयर मार्केट से पैसा आया है? क्या एफडीआई की डेफिनेशन सर चेंज हुई कि नहीं, राजेश साहब ये भी बता दीजिएगा। एफडीआई और एफएफआई की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्यादा पैसा एफएफआई में आया है, एफएफआई में आया है, शेयर मार्केट में आया है। अप्रूवल्स पड़े हैं, लगे नहीं है। देखिए, ये जो पूरा बजट है, ये मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज पे अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब वित्त मंत्री साहब बोल रहे हैं, सब मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमने 2 साल में क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। अचानक गांवों की ओर चले जाना इस बात को दिखाता है कि इंडिया से उनका मोह भंग हो चुका है। एफडीआई के सारे वो देश में विकास दर लाना चाहते थे, वो नहीं आ पा रही है। एफएफआई की वजह से मार्केट टूट रहा है। हमारे फंडामेंटल्स पहले से सुधरे हैं, हमारा मार्केट नहीं टूटना चाहिए था, शेयर मार्केट, लेकिन एफएफआई की निकासी की वजह से वो लगातार नीचे आ रहा है। मेरा कहना है जो किसानों की जो पैसा बढ़ा है वो उनको फौरी राहत तो देंगे, लेकिन उनकी आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फौरी राहत भी दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वास्तव में गांवों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन जो पूरे एलोकेशन बढ़ाए हैं, कुछ क्षेत्रों में बढ़ाए हैं, कुछ में कम किए हैं, बहुत चमत्कारी नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से पिछले 2 बजटों की अपेक्षा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में बजट एलोकेशन ज्यादा हुआ है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में मैं एक क्रिटिसिज्म बताता हूं। आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा कि 5 साल के अंदर आप किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट अर्थशास्त्री नहीं हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि ये एक ऐसा सपना है जिसको पूरा करना असंभव है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले 5 साल के लिए आपकी ग्रोथ रेट 14% पे होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। देखो, ग्रोथ रेट को हम 9% पे तो लेकर आए हैं कम से कम, जो जिसमें 4-5% पे लेकर चले गए थे लोग। नहीं, 7 कहां ले गए आप? 7.5% आपका टारगेट है आपका, ठीक है ना जी, आर्थिक सर्वेक्षण का। 9% नहीं है, 7 समथिंग, 7 आज भी 7 समथिंग है। 7.5 से 9 जाना, 1.5% ग्रोथ रेट, ये चमत्कार होता है। क्यों सर, चमत्कार मानेंगे आप? लेकिन निरुपमा जी, चमत्कार होगा? 1.5% ग्रोथ रेट एक साल में बढ़ जाना, ये चमत्कार होगा ना? दीपक साहब, ये उससे भी बड़ी मैं बात है कि बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर किसान को फर्टिलाइज, उसको खाद सस्ता मिलेगा, उसको लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसान को आज जो दाल एक स्पेसिफिक एरिया में उगाया जाता है, अगर उसको आप किसान को बेनिफिट्स देंगे सब्सिडाइज देने के बाद कि हर जगह तुम दाल उगा सकते हो, उनको डिफरेंट टाइप की फसल बोने के लिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे किसान को, तो 100% किसान एक ही फसल के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। तो किसान का जो आमदनी है वो 101% आज उनको दर्द हो रहा है बेचारों को, क्योंकि वो कर नहीं पाए। वो कागजों में चीजों को चलाते थे, यहां पर चीजें कागजों में नहीं चल रही है, प्रैक्टिकल चल रही हैं। तो 5 वर्ष के अंदर किसान की आमदनी निश्चित रूप से, क्योंकि जो 60 वर्ष में नहीं हो पाया तो लोगों को लगता ही नहीं है कैसे हो जाएगा, मैं तो कर नहीं पाया। मैं अगर 10 की स्पीड से नहीं भाग पाऊंगा तो ये कैसे भाग लेगा, क्योंकि देश के ठेकेदार तो हम रहे थे, एक परिवारवाद के लोग रहे थे, तो इसीलिए इनको लग रहा है। लेकिन 5 वर्ष में किसान इस बात का रिजल्ट आपको देगा, ये 100% श्योरिटी के साथ में क्या कह रहा हूं। देखिए, 5 साल में किसान रिजल्ट देगा, ये श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। यानी 2021 तक किसानों की आमदनी 2 गुना, विकास की दर 14%। सर, इस बार का जो किसान, एक जो एवरेज किसान की डेफिनेशन है, उसकी जो इनकम है वो 19,650 के करीब आंकी गई। बारिश किसी के हाथ में नहीं है। अरे सर, इस बार सूखा पड़ा कर रहा, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं। 19,500 से 40,000 आंकड़ों की तो सरकार चला रहे थे आप। एनिमल हस्बेंड्री का डाइवर्सिफिकेशन के लिए आज 1 रुपया नहीं है। सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, आपके जितने एनिमल हस्बेंड्री के अलावा भी बाकी चीजें हैं जो सब्सिडाइज करते हैं एग्रीकल्चर को, उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं गया है। केवल आप एग्रीकल्चर पे चिल्ला रहे हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा रखा गया, मेरे सांसद महोदय बताएं जरा। क्या हर जगह दाल बुवा देंगे आप? हरियाणा के करनाल जिले में जहां बासमती चावल बुता है, क्या वहां भी दाल बुवा देंगे आप? बहुत बड़ा देश है, केवल अमेठी नहीं है, बहुत बड़ा देश है। मैं समझता हूं कि आज का जो बजट है ये अपने आप में पूरा एक जुमला है। इसमें पूरी तरह से अंधेर, घनघोर, घटाएं छा रही हैं चारों तरफ से, और कह रहे हैं साहब सूरज निकलेगा। बहुत जनरलाइज कर रहे हैं आलोक जी, जनरलाइज कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको टोकूंगा, जैसे मैंने इनको टोका था, आपको टोकूंगा। 35,984 करोड़ किसान से जुड़ी स्कीमों पर खर्च,
सिंचाई योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, इंटरनेट खेती बाड़ी के बाजार को सब्सिडाइज करना, 5 एकड़ की ऑर्गेनिक खेती, 5500 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा में और 5.5% का कृषि कल्याण सेस। सर मैं इसके ऊपर आप इसमें बता देता हूं, भारत निर्माण में इससे ज्यादा बड़े आंकड़े थे। मुझे बता दीजिए 500 करोड़ रुपए में इसीलिए भारत निर्माण के बावजूद 10 साल के भारत निर्माण के बावजूद आपके एमपीज कितने हैं आज की तारीख में? 10 साल के भारत निर्माण के बावजूद 44 एमपी पे रुके हैं। 44 एमपी पे रुके हैं। विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करता हूं कि 44 पे हैं। मैं जानना चाहता हूं 2 साल में 200 रुपए किलो से दाल नीचे नहीं ला पाए, हरियाणा में दाल बुआएंगे लोग, कैसे बुआएंगे जरा पूछिए इनसे। रमेश जी देखो, ये देश केवल हरियाणा नहीं है, हरियाणा तो उसको 0.5% देता है जहां दाल उस मौसम के अनुसार होगी। जिन किसानों को पिछली बार किसानों के सब्सिडाइजेशन के लिए, उनके उत्थान के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपया था। इस बार मुझे लगता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं शायद बजट, इस बार उसको बढ़ाकर 9 लाख करोड़ किया हुआ है। पता नहीं कैसे करें, इस बार उसको बढ़ाकर और 500 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। और जो इनके टाइम में 2013 में 7 लाख 200 करोड़ था, उसको बढ़ा के 3 साल में 9 लाख करोड़ कर दिया हम लोगों ने, और ये कह रहे हैं वहां पैसा ही नहीं लगा। चलिए, आईआर 1180 बीज राइस का 2 साल पहले 4800 रुपए बिका, पिछले साल 3300, इस बार 2300 बिका। अगर इतना पैसा दिया कहां चलेगा? आईआर 1509, चीनी पे नहीं आ रहे, चीनी 40 से 22 हो गए, ये नहीं आ रहे। सीमेंट कितने का हो गया गरीब आदमी के लिए? ये नहीं आ रहे। लोहा आधे रेट पे रह गया, ये नहीं आ रहे। क्या गरीब आदमी मकान बनाएगा? इनको केवल दाल दिख रही है बस। सर इन्फ्लेशन अगर चीनी महंगी हो जाती तो क्या बोलते हैं? कम है, मार्केट में डिमांड नहीं है, पैसा नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर का भट्टा बैठ गया पूरी तरह से। बेचारों को बोलना है। और इतने बड़े देश में 90 अगर आइटम्स हैं, उसमें 3 आइटम 4 आइटम नहीं रुक पाई हैं, तो 3 के गुणगान करते हैं लोग। 88 को भूल जाते हैं लोग। और दाल की कमी का कारण यह है कि WPI नेगेटिव जब होता है, बरसात कम हुई है, डिमांड नहीं होती है, मार्केट के अंदर मार्केट में पैसा नहीं है लोगों के अंदर है। मकान बनाने के लिए पैसा नहीं, सीमेंट कहां से पानी की व्यवस्था की जाए, उसका अलग से प्रोविजन रखा गया बजट के अंदर। और जो ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, 15,000 करोड़ युवाओं का पिछली बार था, बढ़ाकर 17,000 करोड़ किया गया है। जो घुमा रहे इस बात को लेकर कि नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं। वो स्किल डेवलपमेंट जो अलग से मंत्रालय बनाया गया है, वो नौजवानों के लिए 86 लाख युवाओं को अगर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको अगर उनका रोजगार दे दिया जाए स्वयं के लिए, तो 86 लाख के बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जॉब इंडेक्स नेगेटिव क्यों है? एक्सपोर्ट सेक्टर में 1 लाख बनाए हुए इंडेक्स होंगी, वो आपकी अपनी बनाए इंडेक्स है। आज बताएंगे क्या रोजगार है क्या मार्केट में? युवाओं से पूछिए। 15,000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, 15,000। अरे भाई एक नहीं बनाए। चलो एक काम करते हैं, आलोक मेरी साउथ दिल्ली में 5 खुले, बड़ी बातें मारते रहते नहीं बने हैं। इनका स्थिति क्या है? वो केजरीवाल साहब नहीं है, वो नरेला में जाएंगे तो कहेंगे मैंने बदरपुर में 6 स्कूल बना दिए, वो बदरपुर में जाएंगे तो कहेंगे नजफगढ़ में 4 हॉस्पिटल बना दिए। अरे नजफगढ़ में क्या किया है? नजफगढ़ ये स्थिति इनकी है। अब हवा में मार दिए, कहां बने हैं बताओ? मैं इनको उद्घाटन, आप मेरे साथ चलिए, मैं इनको दिखाता हूँ। ये हाल ले जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। जाइए, एक काम करिए, कल का टाइम डिसाइड करिए, तब तक मैं ब्रेक लेकर वापस आता हूं। तो जेटली की पोटली, हमारे बजट पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म बहस चल रही है रमेश पिधूड़ी जी और आलोक शर्मा जी के बीच में। लेकिन अब इस डिबेट को हम खोलते हैं, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले श्रीराम खन्ना जी के पास चलूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता एक आम आदमी की होती है, उसकी दिन भर की रोटी। क्या 2 टाइम वो जो रोटी खाता है और 1 टाइम जो अल्पाहार लेता है, क्या वो सस्ता होगा? क्या इस बजट में श्रीराम जी ऐसे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिसके चलते हमारी थाली कुछ सस्ती होगी? क्योंकि दाल थाली से फिलहाल बाहर है। देखिए, थाली तब सस्ती होगी जब सप्लाई और डिमांड का जो इम्बैलेंस है बराबर होगा। डिमांड तो वो है कि जो लोग खाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, वो खरीदने जाते हैं बाजार में, वो तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी सुबह भी खाएगा, दोपहर भी खाएगा, रात को भी खाएगा। जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी और हर फल, सब्जी, दालें, इनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, या उससे जो हायर लेवल के फूड्स हैं जैसे अंडा, मटन, चिकन, फिश, अरे मटन का दाम 400-500 रुपए किलो पहुंच गया है, ये भी तो देखिए ना आप। और जैसे इनकम बढ़ रही है, जो एक दाल खाता था वो सब्जी भी खा रहा है, हफ्ते में 1 बार मीट भी खाएगा, कभी चिकन खाएगा, कभी अंडा खाएगा। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो ज्यादा अच्छा खाना चाहता है।
और वो चीज बदलने वाली नहीं है अगले 10 साल के लिए। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज हमारे कंजम्पशन में आया है वो तभी चीजें सस्ती हो सकती हैं जब कृषि क्षेत्र का इतना विकास हो कि सप्लाई बढ़ जाए, और उस सप्लाई बढ़ने से मांग से ज्यादा सप्लाई हो जाए और दाम थम जाए। वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बजट के बाद? क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस है कि अभी किसी में दिया गया है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया गया है। क्या आपको लगता है कि 6 महीने 8 महीने बाद अगली तीसरी या चौथी फसल के बाद उत्पादन में वृद्धि होगी और 5 साल बाद हम इस सिचुएशन में पहुंचेंगे कि किसानों की जो आमदनी है वो 2 गुनी हो जाए? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि मैं एक चीज से घबराता रहा हूं भी, इरिगेशन के ऊपर स्ट्रेस क्यों नहीं आ रहा है जो इस बजट ने दिया है। आंकड़े अचीव हो या नहीं होते, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इरिगेशन ही एक मात्र साधन है जो फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और जहां तक सप्लाई का सवाल है, पल्सीज की सप्लाई का सवाल है, जैसे हरियाणा और पंजाब के बारे में डिस्कशन हो रही थी बहुत पहले, 25, 30, 35 साल पहले ग्राम की फसल बहुत होती थी इस एरिया में, पंजाब हरियाणा में, जो आजकल बिल्कुल वीट ने कवर कर दिया, उसको वीट ही उगा रहे हैं लोग, क्योंकि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है, ग्राम में नहीं मिलता है। शायद अब क्योंकि ग्राम के प्राइसेज भी काफी हाई हैं तो वो उगाना शुरू कर दे। अभी हमें इनकरेज करना पड़ेगा उनको, वो छोड़ चुके हैं इसको 20-25 साल से पहले से। पल्सीज की मैं जैसे कहा, जब तक आप आइडेंटिफाई करो, उसमें डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करो, हर के लिए इस डिस्ट्रिक्ट में हम एनकरेजमेंट करेंगे, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले। जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, आइडेंटिफाई किए गए थे पंजाब हरियाणा को, जो माना मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में आइडेंटिफाई किया गया था, ऐसे ही दालों के लिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल, आपने कहा कि सिंचाई सबसे बड़ा फैक्टर है, खेती के लिए पानी होना जरूरी है। एक बार इंद्र देवता नाराज हो गए तो किसान बर्बाद हो जाता है पूरे साल के लिए। आप ये बात मानेंगे? क्या 10 साल में यूपीए सरकार ने सिंचाई के लिए उतना एलोकेशन किया? आपके मत से, आप एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, साफ गोई से बताइए। इरिगेशन बहुत स्लो पेस पे बढ़ता रहा है, बहुत स्लो पेस पे बढ़ता रहा है। जब हम मतलब सारे इसमें पिछले 60-65 साल में हम कितने परसेंटेज पे पहुंचे हैं? 25 से 40%, 45%। 60 साल में बस 60 साल में आप सिर्फ आधे देश को सींच नहीं पा रहे हैं, यह कहना है हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का। मुझे बताइए, क्या यह नाकामी कांग्रेस की सरकारों की नहीं है कि अब हमको 21वीं सदी के इस मुहाने पर आने के बाद, 2016 में आने के बाद हमको यह देखना पड़ रहा है कि सिंचाई में तो हमने उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया? यानी क्या उन सरकारों में दूरदर्शिता की कमी थी, उन कांग्रेस सरकारों में? जी, कहीं हो सकता है कि इरिगेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हुई हो, लेकिन हमारा देश उष्ण कटिबंधीय देश है, ट्रॉपिकल कंट्री है। अगर हम तमाम जितने इरिगेशन, ये तो समझना चाहिए था ना। सुनिए ना, एक मिनट सर, मेरा उत्तर तो सुनिए ना। जितना वाटर रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सारी सरकारें मिल जाएं और सारे वाटर रिसोर्स को भी यूज कर दें तो हम 45% से ज्यादा अपने हिंदुस्तान को इरिगेट नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट है, एग्रीकल्चर फैक्ट है। नहीं सर, मैं एग्रीकल्चर मैं एग्री नहीं करता हूं, मैं एग्री नहीं करता हूं। आप मानते, एक मिनट सिंह साहब से मान लेते, आप मानते हैं? आप एक एग्रीकल्चर, सर मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी भी रहा हूं, मैंने ज्योग्राफी बहुत पढ़ा है। शर्मा जी, मैं एक छोटी सी बात देता हूं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पर। सर मैं एक मिनट में मुझे एक लाइन नदियों को जोड़ेंगे, लेकिन उमा भारती ने आते ही पहले कह दिया कि संभव नहीं है। मोदी साहब ने ये जुमला छोड़ा 15 दिन, ये कभी नहीं कहा। और मध्य प्रदेश, एक मिनट बात तो सुनिए आलोक जी, बात तो सुनिए। मेरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा और नर्मदा नदियां जोड़ दी गई हैं, बेन और केतवा को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। सवाल यह है कि 10 साल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को आपने 2004 में आने के साथ ही रोक दिया था, क्या है? हकीकत नहीं है? और उसके एनवायरमेंटल कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, आज 2 ओपिनियन में पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ है, पहली चीज। दूसरा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज आया, पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में कैनाल इरिगेशन को डेवलप किया तो सॉइल सैलाइन और अल्कलाइन कितनी हुई वो हिंदुस्तान जानता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सारे नेहरू जी करके चले गए, भाखड़ा नांगल, उससे पूरा पंजाब हरियाणा जी रहा है। रमेश में जोड़ लीजिए, आपको जोड़ूंगा मैं, एक मिनट। आप मुझे केवल बताइए, इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना
किसान बैठे हैं। ये इंदिरा से बाहर निकल जाओ, बहुत टाइम हो गया। मैं समझता हूं, मैं कह रहा हूं कि राजीव गांधी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर क्यों नहीं आई? बहुत अच्छा था नेहरू जी का भाखड़ा नागल, बहुत अच्छा था इंदिरा नहर परियोजना। मुझे ये बताइए कि राजीव गांधी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर क्यों नहीं आई? सर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आप- और इसीलिए बीजेपी नहीं ला रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो भाखड़ा नागल के भी है। बिल्कुल है सर, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं रमेश रोका गया है। आप भारी बांधों को रोका गया है, रमेश हैवी जी, डैम्स को रोका गया है। देखो, हम बीमारी को ठीक करने के लिए कभी कभी एंटीबायोटिक लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के डर की वजह से एंटीबायोटिक ना लेंगे तो हो सकता है ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट मर ही जाएगा। ये स्थिति कांग्रेस की रही है। ये आज 40 साल तक भी इंदिरा जी से और नेहरू से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि अब और किसको लेकर आए, किसके नाम से रिवर रखी जाएगी, कोई और पैदा हो तो रिवर उसके नाम से तभी शुरू करेंगे। अटल जी ने सबसे पहला यही काम किया, हमारी सरकार ने सबसे पहला यही काम किया। लॉ एक्विजिशन एक्ट, जिसको एक किसी भी सूरत में पास इन्होंने देना चाहते, उसका केवल रीजन ही एक है कि कमर्शियल कॉरिडोर और नदियां निकालेंगे तो गांवों की जमीन एक्वायर की जाएगी। तो एक नदी को दूसरी नदी से अगर हम इंटरकनेक्ट करेंगे, आज जो देश में बरसात होती है, बाढ़ आती है, आलोक जी, आज जो बाढ़ आती है उस बाढ़ का नमामि जो गंगे बरसात की का तो पानी हालत आता खराब है है। वो नमामि गंगे पर तो एक काम नहीं हुआ। में चला जाता है। अगर ये सरकार 68 साल में सोई होती और उस 72% पानी को रोकने का प्रयास किया होता नदियों के बहाने से समुद्र में जाने के बजाय, तो कल्टीवेशन के लिए, वो इरिगेशन के लिए नहरों के द्वारा लोगों तक पहुंच गया होता। मैं एक आउटसाइडर व्यू कर्नल यूएस राठौर से चाहूंगा। राठौर साहब, जब हम किसानों की बात कर रहे हैं, आपने सिंह साहब के भी दर्द को सुना, आपने श्रीराम खन्ना जी के भी दर्द को सुना, आपको क्या महसूस होता है? देखिए, भारतीय कृषि और भारतीय कृषक की बहुत दयनीय दशा है। इस सरकार के सामने ही 2 सूखे पड़ चुके हैं और विंटर रेन्स भी नहीं हुई है, मतलब 2.5 सूखा पड़ चुका है। अच्छी बात है कि इस बजट में किसानों की सुध ली गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं पानी के बारे में एक चीज बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, इतना पानी हिंदुस्तान में नहीं है कि हम उसी पुराने ढर्रे से हर खेत को सींचें और हर खेत को पानी दें। सिंचाई के आधुनिक तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी कोई कह रहा था कि आइडेंटिफाई कीजिए क्रॉप्स, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अपनी कृषि को आप देखें, पर हेक्टेयर यील्ड आज भी स्टैग्नेंट है, ठीक है, और दुनिया में सबसे पीछे है। ठीक है, तो एक नए आउटलुक की जरूरत है। नए आउटलुक। रितेश, क्विकली एक लाइन में। बिल्कुल सर से सहमत हूं सर। आज छोटा मुंह बड़ी बात है, हम सब में से सबसे छोटा हूं, लेकिन सर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जब तक ध्यान नहीं जाएगा, लैंड तो उतना ही है। किसान का बेटा आजकल फार्मर नहीं बनना चाहता क्योंकि पैसा नहीं है उसके अंदर। हमें क्या करना है, हमें पंतनगर जैसी यूनिवर्सिटीज, हमारे को ऐसे मेक्का बनाने जहां पे ड्रिप इरिगेशन, आज भी हमारा किसान खुरपी लेके सुबह से लेके शाम तक सींचता है पौधे को। हमें क्या करना है, हमें नए नए तरीके, वर्टिकल गार्डन्स, उन सब चीजों को और आगे लेके आना और इनोवेशन और लीननेस, एफिशिएंसी बढ़ानी है अपने एग्रीकल्चर में। मुझे रमेश विदुड़ी जी, आप एक बात बताइए, जो सबसे पर्टिनेंट बात है वो ये बताइए कि 5 साल में किसान की आमदनी दुगनी करने का चमत्कार कैसे होगा? 5 साल जो अभी देखो, मेरी सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। ये बजट भी सफिशिएंट नहीं है किसानों के लिए, लेकिन 1 वर्ष में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव आने वाली स्थिति में नहीं होगा, लेकिन पहले से 80% बेटर होगा। बदलने की हमारी जो मानसिकता है, वो जो मल्टीपल ग्रेन्स कहां पर कैसे पैदा होगा उस किसान को, अभी जो दाल की प्रॉब्लम आई तो उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए स्पेशल अलग सरकार ने रखा है। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम था नहीं, इससे दाम तो नहीं कम हुए ना? नहीं, दाम कम हुए श्रीराम जी? नहीं हुआ। नहीं, ये तो फ्यूचर। दीपक जी, जो 500 करोड़ रुपया रखा है कमी मार्केट इंटरवेंशन के लिए, आने वाले बफर स्टॉक बनाने के लिए, अगर वो इस्तेमाल हो जाएगा इस साल में, तो अगले साल में जो हमें दाल की स्पाइक दिखाई दी थी, वो फेस करनी पड़ेगी, अवॉइड की जा सकती है। प्राइस स्टेबलाइजेशन करने के लिए मार्केट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। जब दाम कम होंगे उनको खरीद के माल रखना पड़ेगा, इंपोर्ट करके वेयर हाउसेज में रखना पड़ेगा, ताकि जब दाम बढ़ेगा तो उसको मार्केट में रिलीज किया जाएगा। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप वीट में करते हो, राइस में करते हो, वो दाल में आपको करने पड़ेंगे दाम कंट्रोल करने के लिए। और ये एक सही कदम है, और ये कदम 2 साल पहले उठाया जाना चाहिए था, पर अपने देश में देर आए सवेरा आए, घर तो आए, तो ये वेलकम। देर आए दुरुस्त है। विदुड़ी, पैसे का लाभ आने वाले टाइम में मिलेगा, अब प्रोविजन रखा गया। नंबर 2, 9,00,000 करोड़ रुपया किसान को आसानी से ऋण मुहैया हो जाए और उसको सब्सिडाइज किया जाए। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं आपको, छोटी सी बात बोलता हूं। हफ्ते भर पहले एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में खबर थी कि आपने अरबों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, विजय मल्ल्या साहब की किंगफिशर है,
एनपीए हुआ, उनको लोन चुकाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेचारा किसान, बेचारा कहते हुए मुझे संकोच होता है, क्योंकि वो मेरा अन्नदाता है। वो 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है, 3 लाख रुपए का कर्जा लेता है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, और हर दिन तकादे के लिए बैंक वाला उसके घर खड़ा रहता है, और आत्महत्या करता है, जमीन साहूकार को बेचता है। ये डिस्पेरिटी क्यों? अमीर आदमी चोरी करके खुला घूमता है, लेकिन गरीब आदमी फंस जाता है। बेटा, आपके मन में दर्द, वही हमारे मन में दर्द। ये जो बजट है उसी दर्द को लेकर आया है। जो आपके मन में दर्द है, ये बजट उसी दर्द को लेकर आया है। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा सेम थी। आज ब्लैक मनी को बगैर किसी केस के आदमी, मेरे पास इतना ब्लैक मनी है, 45% उसका लिया जाएगा, और उसका 7.5% केवल जो अभी पंत टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे उस पैसे में स्पेसिफिक केवल किसानों के लिए खर्च किया जाएगा, उस 2 नंबर के पैसे को। वो जो उस प्रकार के लोग हैं जो कर्ज लेकर कितना देंगे सर? 2 साल में हमने देख लिया कितना ब्लैक मनी आ रहा है। नहीं, आज यशवंत सिन्हा जी ने मेरे प्रोग्राम में ये भी बोल दिया कि ब्लैक मनी को लेकर हम लोग जो आज तक कैलकुलेशन करते हैं वो गलत है। मेरे पास डेटा नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं। डाटा जिसने भी लिया था वो गलत था। नहीं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, बट 500 इस प्रकार के 500 लोगों ने, और हजारों, मेरे पास फिक्स वो नहीं है, इसके अमाउंट की फिगर नहीं है, हजारों करोड़ रुपया जमा हुआ लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जो कालाधन की कहते हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, माना है, और लोगों ने उसका पैसा जमा कराया, जो हजारों करोड़ में केंद्र के पास आया। जो मैं आपको फिगर बताता हूं, हजारों करोड़ नहीं, मुझे पता है कि स्कीम आई थी। हालांकि मैं आऊंगा आपके, मुझे क्या ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद में तुरंत आता हूं आपसे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जेटली की पोटली में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम बजट की, और मैं सीधे चलता हूं नवीन रहेजा जी के पास, जो कि सीएमडी है रहेजा डेवलपर्स के। नवीन जी, क्या सस्ते घर का सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि मेट्रोज में ये तो पहुंच के बाहर हो गया इस बजट के बाद। ये बजट पूरा जो है हाउसिंग या रियल एस्टेट के एंगल से अगर देखें तो सिर्फ ये आम आदमी को घर देने के लिए ही इसमें प्रावधान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 स्क्वायर मीटर तक के घरों के लिए अनाउंसमेंट किए गए पीछे बीजेपी द्वारा, और उसमें मोदी जी ने बोला कि 2022 तक सबको घर देंगे। लेकिन ये जो बजट इस बार आया है, इसके अंदर उसके सारे प्रावधान जो पॉसिबल हो सकते थे, 100% डेवलपर्स को इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर जो उसमें अर्निंग होती है, ताकि वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को करें। अब जो पहले जो महंगे मकान बनाते थे वो नहीं बना के सस्ते मकान बनाए। सर्विस टैक्स की एग्जम्पशन, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है मकान पे या मकान पे खरीदने वाले पे, वो ना हो। इसके अलावा 35 लाख रुपए तक का लोन हो, और 50 लाख रुपए तक का अगर आपने मकान लेना हो, 50 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन हो और 35 लाख रुपए तक का मकान लेना हो, तो उसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा एग्जम्पशन है इनकम टैक्स की। तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो ये बिल्कुल एक आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने के लिए, और 2022 तक हर जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो आम आदमी जो घर नहीं खरीद सकता था, उसको ये प्रोविजन किया है। अब ये देखना होगा कि क्या स्टेट्स जो हैं ऐसे डेंसिटी नॉर्म्स लाती हैं या ऐसे एफआईआर लेके आती हैं कि इस सेगमेंट के मकान वो बन सकते हो, क्योंकि इसका प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर दिया, लेकिन उस साइज के अंदर सैंक्शंस देने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बाय लॉज अपने चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे जरूरी ये जो है, ये मेरे ख्याल से बजट में बहुत अच्छा हुआ है। आम आदमी के घर का सपना जो है एक्चुअल में पूरा किया जा सकता है, पर इसके ऊपर अब अगर डेवलपर्स जो है उसको सीरियसली ले और स्टेट गवर्नमेंट्स भी सीरियसली ले, तो ये आम आदमी के घर का सपना। मनोज गौर जी, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि बिल्डर लगातार चीख कर कह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर डूब रहा है, जो प्रॉपर्टीज बनी हुई है वो बिक नहीं रही हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आप इंडस्ट्री का दर्जा देने की बात कर रहे थे, दूसरा कुछ सहूलियतें देने की मांग कर रहे थे। क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ एक छोटे घर का सपना पूरा करने के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ किया गया है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि पिछले शायद 10 या 15 बजट की अगर आप स्पीच देखें तो इतना फोकस हाउसिंग के लिए शायद किसी बजट के अंदर नहीं है। स्पेशली हाउसिंग को एड्रेस करना ये काफी बड़ी बात है।
जो कि क्रेडाई के माध्यम से, हम अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से ऑलरेडी गवर्नमेंट को कई बार ये रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं कि दिस इज अ कोर इंडस्ट्री। हम डायरेक्टली करीबन 250 से 300 इंडस्ट्रीज का माल यूज करते हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर अगर कहीं सबसे ज्यादा अनस्किल्ड आदमी को कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो रियल एस्टेट में मिलता है। लेकिन रियल एस्टेट को केवल ये देख के कि भाई इसके अंदर ब्लैक मनी है, हमने बहुत बार कोशिश करी कि जो रेजिडेंशियल हाउसिंग है जो एक आम आदमी के लिए बनाए जा रहे हैं और जो मेट्रोज के अंदर जो कोठियां बिकती हैं या जो 100-100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज बिकती हैं, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जहां पे 25 लाख रुपए का आदमी मकान ले रहा है और उसमें 22 लाख रुपए का हाउसिंग लोन ले रहा है, उसके अंदर ब्लैक मनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा बैंकिंग सिस्टम से चल रहा है। तो दिल्ली में कहाँ घर नहीं मिल रहा है। दिल्ली सपना भी नहीं दे सकता। दिल्ली तो दिल्ली कलकत्ता की यही हालत है, दिल्ली चेन्नई की यही हालत है, नोएडा, बोल रहा हूँ इंदौर जैसे शहर में 25 लाख में घर नहीं मिल रहा। आप ग्रेटर नोएडा में आइए। नहीं, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जो नई पॉलिसीज आई हैं, जैसे कि अभी रहीजा जी ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट यूपी के अंदर जो समाजवादी आवासीय योजना आई है, उसके अंदर उसकी कीमत ही 3000 रुपए से ऊपर आप नहीं रह सकते, जहां पे 75 स्क्वायर मीटर से नीचे के आपके मकान बनाने हैं। और इस तरह की घोषणा जैसे 60 स्क्वायर मीटर की डेफिनेशन डिसाइड करी है, उसके अंदर अब टैक्सेस के ऊपर जो एग्जेम्पशन किया है, सर्विस टैक्स के ऊपर किया है, आई थिंक इससे काफी बूस्टअप मिलेगा और इस सेगमेंट में एक्चुअल रिक्वायरमेंट लोगों की जो मकान की जरूरत है वो आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे बूस्टअप दिया है, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट रियल एस्टेट के अंदर आएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे या सड़क, इसके अंदर जो इतना भारी एलोकेशन किया है, अगर दूर दराज तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा तो वहां पे नए रियल एस्टेट एवेन्यूज जो टायर 2, टायर 3 सिटीज के अंदर जहां पे एक्चुअल में लोगों को मकान की जरूरत है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो दिया है, जोर दिया है, इससे अगर एग्रीकल्चर वाले की इनकम बढ़ेगी तो उसको भी जो है छोटे मकानों की जरूरत है। अब लोग कोई कच्चे मकानों में नहीं रहना चाहते टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर। आई थिंक ये काफी अच्छा बजट है और एक अच्छी डायरेक्शन देता है और रियल एस्टेट के लिए अच्छा फोकस इसके अंदर हुआ। एक अच्छी डायरेक्शन देता है। हमने रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर ली है, लेकिन उसके बाद की भी कई सारी चीजें हैं जो एक इंसान की बेसिक जरूरत होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा स्पेशल फोकस होगा 9 बजे से, वो ये होगा कि हमने पैसा तो दे दिया, लेकिन आज मैंने गांवों के अंदर जब बात की, कस्बों के अंदर जब बात की, किसान से जब बात की, मजदूर से जब बात की, अनस्किल्ड लेबर से बात की, तो उसका एक ही कहना था, सर सरकार ने तो पैसा दे दिया, क्या वो मेरी जेब तक आएगा? क्या करप्शन के हवाले तो नहीं हो जाएगा? तो एक बड़ी चर्चा हम करेंगे, कैसे पहुंचेगा ये पैसा उस इंसान की जेब में जिसको इसकी सख्त जरूरत है, और कैसे दूर होगा ये करप्शन फ्री। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बजट पर हमारे इस खास शो जेटली की पोटली में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम बजट की और सवाल उठा रहे हैं, क्या गरीब किसान और गांव के अच्छे दिन आएंगे इस बजट के बाद? और दूसरा बड़ा सवाल कि जो पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या ये जमीन तक पहुंच भी पाएगा? क्योंकि पैसा गायब हो जाता है बीच में, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसी पर हमारी बहस होगी और हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद प्रहलाद पटेल जी, हमारे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जो कि आज पूरे फॉर्म में है, हमारे साथ प्रभात अग्रवाल जी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजीव कपूर साहब है एमडी स्टील बर्ड के जो ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, प्रशांत है जो आपके सफर की बात करेंगे, निरुपमा सुंदर रमन जी है जो कि एक अर्थशास्त्री है, वो बात करेंगे कि आपकी जेब का इस बजट पर क्या असर पड़ेगा, राजेश सपरिया जी है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, मनोज गौर साहब है जो आपके घर के सपने की बात करेंगे, सीएमडी है गौरसंस के तुषार छाबड़ा जी है, एमडी एलीट कंसल्टिंग ग्रुप के रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट कमेंट भी हमें दे रहे हैं, रितेश मलिक है फाउंडर गुरिल्ला वेंचर्स, एक स्टार्टअप कंपनी इन्होंने शुरू की है और सक्सेसफुल है, श्रीराम खन्ना साहब कंज्यूमर एक्सपर्ट और हरचरण सिंह साहब कृषि विशेषज्ञ। सबसे पहले प्रहलाद भाई मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा संसद के अंदर कि मनरेगा ये कांग्रेस की जो 60 साल की नाकामी है उसका एक जीता जागता आईना है, उसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं बड़ा खुश हूं कि ऐसी स्कीम सरकार लेकर आई है, ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं जिस विकास की बात या जिस गरीबी को हटाने की बात कांग्रेस ने की थी वो उसको हटाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी स्कीम पर आपको डिपेंड होना पड़ रहा है रूरल सर्कुलेशन में पैसा बढ़ाने के लिए और गरीब आदमी की जेब तक पैसा को ले जाने के लिए। आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली आप इन्हीं की नीतियों पर वापस आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देश के विकास में जो सरकारें काम करती हैं
विदेश नीति है, हमारी अपनी रक्षा नीति है, ग्रामीण विकास के मामले में जरूर कुछ फर्क होता है। हम मनरेगा पर लेकर आए, लोगों ने पिछली बार हमारी आलोचना की कि हमने उस पर बजट कम किया। मैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूं। हमारा मानना था कि असेस्ट बनने चाहिए, ग्रामीण विकास में रोजगार पैदा होना चाहिए। रोजगार मिल रहा था, लेकिन जो भ्रष्टाचार का पक्ष था वो बहुत बड़ा था, और उस कारण से जो घाटा, बजट घाटा बढ़ा, जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जिससे ये अविश्वास पनपा कि आखिरकार इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर हमको परिणाम नहीं मिलते हैं, तो जो निराशा पैदा हो रही है, और हम हर सारी स्कीम्स के बारे में ये कर रहे हैं, हमने तय किया और उसमें हमने एक बाकायदा टारगेट रखा है। भूजल स्तर 4 दिन में नीचे नहीं गया, ये वर्षों से हो रहा है। हम 2-3 बातों में ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हैं, आलोचना करने के लिए नहीं, कृषि के क्षेत्र में हम पूरे उल्टे चले। पशुधन के मामले में जो हमें नहीं करना था हमने वो किया, पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए हम तैयार हैं कि आज पंजाब और हरियाणा जो हमारी पहचान थी, आज वहां का अनाज आप निर्यात नहीं कर सकते हैं, वो ब्लैक लिस्टेड है। तो कुल मिलाकर हमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनको चंद दिनों में सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन सुधार के काम अगर हम नहीं करेंगे तो देश बड़े संकट में पड़ेगा। इसलिए मनरेगा से अगर हमने 5 लाख तालाबों को खोदने की बात की है तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर खुद भी जाएंगे तो 3 साल के बाद ही हमको उसके परिणाम दिखेंगे। और इसलिए मुझे लगता है उन बातों को बड़ा साफ किया गया है। मनरेगा गांधी जी के नाम पर कोई आपत्ति थोड़ी है, या कोई सब कुछ को हमने खराब नहीं कहा, लेकिन उसके भ्रष्टाचार को हमने कहा कि ये भ्रष्टाचार ये बड़ी समस्या है। और दूसरा जो कंपोनेंट था उसका कि रोजगार के दिन कागजों में थे लेकिन जमीन पर नहीं थे, मशीनों से काम होता था, फर्जी मास्टर रोल से निकलते थे। तो ये जो हम रोजगार दे, उसे कई जगह पर बड़ी निष्क्रियता आई, खेती को नुकसान हुआ कि उसके नाम पर वो हमारे, मैं तो किसान मजदूर नहीं मिलते थे, आप तो किसान रहे। मैं तो शुद्ध किसान हूं और ऐसे जिले का हूं जहां एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है। हमने 400 रुपए दिन में सोयाबीन कटवाया, या हम गन्ना कटाते हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल पैदा हुई ना, हमको कीमत मिली नहीं और हमको उसका नुकसान हुआ। तो बीच में जरूर सरकार चेती, यूपीए की सरकार ने भी एक स्टैंडिंग कमेटी के फैसले को माना और उन्होंने ये बात कही कि कृषि का जब काम पीक पर हो उस समय इसको थोड़ा रोक देना चाहिए। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसको पूरी तरह से सुधार नहीं पाए। इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको बाकी तरह से कोई लोगों ने किस ढंग से लिया मुझे नहीं पता। दो चीजें, एक तो व्यवहारिक पक्ष की कमी थी, आपने ग्रामीण भारत से मजदूरों को पूरी तरह खाली कर दिया, अनस्किल्ड और खेती के मजदूरों को। दूसरा, करप्शन पर किसी भी तरह का कोई भी बैलेंस नहीं था, ये आप मानेंगे आलोक शर्मा जी। और ये मनरेगा की एक बड़ी विफलता थी। मैं पूरी विफलता नहीं कहूंगा, इसको एक बहुत अच्छी स्कीम मानता हूं जो सरकार ने शुरू की है, लेकिन ये बड़ी विफलता नहीं थी। देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो कि 10 साल के अंदर ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है कि जो लोग बीपीएल से ऊपर आए वो 12 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी है। तो पहली बात तो ये, मैं आपकी बात को डिनाई करता हूं कि हम गरीबी को दूर करने में सफल नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सर ये तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था, गरीबी मिटा देंगे, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने कहा था, और मनमोहन सिंह तक आते आते आप 12 करोड़ का लक्ष्य बता रहे हैं। 125 करोड़ का देश हो गया, 10% भी नहीं होता है, 10% भी नहीं होता। सर ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो सुई नहीं मिलती थी और PL 480 हम लाल गेहूं के लिए साइन करते थे अमेरिका से, आज 5 साल के अनाज के भंडार भरे हुए हैं। इसके नहीं, फिर तो अंग्रेजों से पहले इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सर वो सोना लेगा और चिड़िया चिड़िया रह गई। कंपेरिजन गलत नहीं होना चाहिए। इससे पहले अगर हम बात करें अनादिकाल की, डिस्कस कर सकते हैं, अंग्रेजों के नाम पर लेकर ताली तो बच सकती है, लेकिन वो फैक्ट देश स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, ये फैक्ट को देखते देश को स्वीकारना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज रावण के पास था। अरे सर वो नहीं, फिर अगर उस आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आना पड़ेगा। सर उसमें बहुत बहस हो सकती है, रावण थे कि नहीं थे, वो भी बहस का विषय है। भ्रष्टाचार की आपने बात कही, मनरेगा के अंदर हम एक स्कीम लेकर आए जिससे रोजगार सृजन हुआ और जिसको प्रधानमंत्री महोदय ने, वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। आज उसी स्मारक के पॉलिश के लिए, उसको चमकाने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो उनका कथन आज पूरी तरह से रिवर्स हुआ। दूसरा विषय आया भ्रष्टाचार का। देखिए साहब, मनरेगा का जो क्रियान्वयन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। मनरेगा का जितना कंट्रोल है वो डीएम और डीसी करता है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और प्रहलाद भाई जिस स्टेट से आते हैं वहां से सबसे ज्यादा करप्शन के मैटर आए थे मनरेगा। उल्टी बात मैं यहाँ रोकूंगा। मैं आपको जयराम रमेश का वो स्टेटमेंट निकाल के सुना सकता हूँ जब वो ग्रामीण, 1 मिनट में आपको जयराम रमेश का वो स्टेटमेंट निकाल के सुना सकता हूँ जिसमें उन्होंने, एक सुन तो लीजिए मेरी बात, खत्म कर लेंगे। 1 मिनट, प्रहलाद भाई 1 मिनट, 31,000 करोड़ का पीडीएस का घोटाला
छत्तीसगढ़ में? किसकी वो सरकार? अलग घोटाला है, वो मनरेगा का नहीं है। तो सुनिए ना, मैं मानता हूँ आपकी मनरेगा बात, में भी- मैं सिर्फ मनरेगा पे कह रहा हूँ। आलोक शर्मा जी मैं सिर्फ मनरेगा पे कह रहा हूँ। खुद उस वक्त के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यह माना था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे बेहतर ढंग से मनरेगा इंप्लीमेंट की जा रही है। और बाकायदा कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सोनिया गांधी जी से जाके शिकायत करी थी। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। तो आप उन राज्यों पर कम से कम नहीं उठाइए। भ्रष्टाचार का आरोप अगर राज्य में नहीं लगाओ तो जो भाई कहेंगे मैं स्वीकार लगा है ना करूंगा। भ्रष्टाचार का आरोप, मैं उससे नहीं कह रहा हूं, मैं मनरेगा का मुद्दा उठा रहा हूं। सर, पहला दूसरा जी, मुद्दा- एक मिनट डालू आपको दूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा। मशीन, मटेरियल और लेबर, इसकी रेशियो को आते ही मोदी सरकार ने सबसे पहले डिस्टर्ब किया है कि आज मशीनों से ज्यादा काम हो रहा है। मटेरियल की जो लागत है वो 40 से 50% इन्होंने नहीं बढ़ाई, 10% तो पूछी। नहीं, मुझे दीपक जी एक बात कहनी है। आलोक जी देखो, मेरा मानना यह है कि हम इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स के चक्कर में ही हमने सारा बजट के लेवल को खराब किया। मैं स्वभाव का आदमी नहीं हूं। हम पॉलिसीज पर बात करें, इंप्लीमेंटेशन में जो खामियां थी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ऐसी बात करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि बुंदेलखंड के पैकेज का क्या हाल हुआ। फिर आप कहेंगे साहब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है। तो मुझे लगता है कि करप्शन हुआ, इसको सीएजी की रिपोर्ट को आप इंकार नहीं कर सकते। और जो आंकड़ा आप दे रहे हो तो आप अपने ही वो तत्कालीन मंत्री की बात को रिवर्स कर रहे हो। मैंने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको सीख कहा। मैं तो बजट को, मैं तो शुद्ध किसान हूं, मुझे बहुत आंकड़ा वाकड़ा नहीं आता, मैं तो देहाती आदमी हूं। पर मैं इतना जानता हूं कि अटल जी की सरकार के समय में जब मैं था, मैं ये मानता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा था पैसा कहां से आएगा। जब प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, इतना पैसा कहां से आएगा? पहले वर्ष में 67,000 करोड़ आया था और खर्च नहीं हो पाया था, और वो रेलवे को भी गया। ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको कि पॉलिसीज में या सोचने के नजरिए में कहीं ना कहीं फर्क है। जब आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की हम बात करते हैं तो हम ये भी आपसे बड़ी विनम्रता से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का हिंदुस्तान का पैकेज 500 की आबादी तक गांव 2009 में जुड़ जाना चाहिए थे। आज 2016 है, नहीं जुड़े। कौन दोषी है? अटल जी की सरकार तक 2004 तक के आंकड़े में दोनों, चाहे गोल्डन फॉर स्कीम हो और चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, 8 से 9 महीने पहले चल रही थी। अब इस विलंब के पीछे कौन गुनहगार है? ये तो राष्ट्रीय नुकसान है, इसमें तो पार्टी का सवाल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बजट पहली बार अंत्योदय की कल्पना से आया। मतलब मैं अगर एक लाइन में कहूंगा तो ये कहूंगा कि अंत्योदय को मूर्त रूप देने वाला बजट है। समाज का सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती। गांधी भी ये कहते थे, लोहिया भी ये कहते थे, दीनदयाल जी भी कहते थे। क्या हम कर पाए? आपने कहा, गांधी की बात को कहा, लेकिन क्या आपने किया? इस पर बात आती है। इंप्लीमेंटेशन पर ही अब सारी बहस है कि कर पाएंगे। जो आज शंकाएं आती हैं कि 2,21,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ गया, रेल हो, सड़क हो, बाकी चीजें हो, क्या हम समय के पहले खर्च कर पाएंगे? क्या समय के पहले हम कर पाएंगे? ये देश की जरूरत है। सर मैं 2 सवाल छोटे और से इसलिए पूछता मुझे हूं। लगता पहला सवाल है मेरा कि ये दीपक जी, अपन कि आज अगर ही बात बजट करें आया तो है। इस बात पर बात करें। प्रहलाद साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। आज ही बजट आया है, आज ही आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए। 6 महीने पहले डीजल को डीकंट्रोल कर दिया। जिस दिन ये पेट्रोलियम प्राइसेस $30 से 100 पे जाएंगे तो किसान को कहां लेकर जाएंगे आप? पहला सवाल। दूसरा, पहला बजट ऐसा क्यों आया इसका जवाब है इतिहास में? सर एक प्रश्न करेंगे, उत्तर भी सुनना आप ही चाहिए। का मौका है। हाँ। आप मुझे बता दीजिए, पहला बजट ऐसा क्यों आया कि किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, वो आप लोगों ने फिक्स नहीं किया? नहीं, ये आपको लगता होगा ऐसे। अंत्योदय का जो प्रश्न है पूरी तरह से नकार रहा हूं। बोलो, उत्तर दें। शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे दूसरी बात लगती है कि जब अटल जी की सरकार के समय दुनिया डीजल के प्राइस का सवाल है मेरा, आप अटल जी पे पहुंच गए। आज ही डीजल क्यों बढ़ा दिया? सुनना नहीं है, खाली टुकड़ों में बात करनी है, तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बजट की बात कर रहा हूं, बजट की मंशा पर। 4 घंटे पहले बजट आया, मंशा दिख गई है कि डीजल के प्राइस बढ़ा दिए। डीजल के प्राइस से सीधा किसान को नुकसान होगा। आलोक जी, मुश्किल यही है कि आपने इस पूरे देश के मिजाज को गड़बड़ाया। आप लोगों ने निजी आधार पर इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति के साथ इस देश का कबाड़ा किया। अब मुझे इस भाषा में बोलना पड़ेगा क्योंकि जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, देखिए ये राजनीतिक मंच नहीं है। इतने सारे ऐसे लोग बैठे हैं, देश के नौजवान बच्चे बैठे, उनको भी इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए कि पैसा कोई हमने अपने घर से पैदा नहीं किया। नहीं, पैसा अरुण जेटली के घर से नहीं आया है और न भारतीय जनता पार्टी के कोष से आया है। ये देश के मेहनत कश लोगों का पैसा है
उसके उपयोग करने की तरीके के बारे में देश जानना चाहता है। वही तो पूछ हम रहा हूं, एक दूसरे के बारे में अगर इसलिए आप सुनो तो सही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए मैं जो बात कर रहा था दीपक जी कि अटल जी ने जब पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगाया बजट पर डिस्कस तो कर देश सर्वाइव कैसे किया? सर्वाइव इसलिए किया कि आपके उस समय सिविल इंजीनियर 82 बेस से लेकर 98 तक कहीं किसी को काम नहीं था। प्रधानमंत्री सड़क योजना और गोल्डन पूरन ने हमको न सिर्फ आफत से बचाया, हमें साइकोलॉजी को समझना होगा। अगर आप इस टुकड़ों में बात करेंगे तो हम भी जानते हैं कि एमएसपी के बारे में बहस हो सकती है, उनका मध्य वर्ग को उसका रिलीफ क्यों नहीं मिला। साथ में वेतन आयोग की परिस्थितियों को जाने बगैर आपको कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे, और इसलिए मुझे लगता है इसलिए हमने लोगों के सामने वादा किया है तो उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन ये बजट 5 साल का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें आपको साफ करनी पड़ेंगी कि बाटल टेबल को अगर ऊपर लाना है तो आपको 2022, 2021 जैसे हमने कहा कि 2018 तक सारे गांव में बिजली पहुंच जाएगी। आपने तो 12 का लक्ष्य रखा था, आप 16 तक नहीं पहुंचा पाए। हमने कहा कि 18 को पहुंचाएंगे, 18 को बात करेंगे। हमने कहा कि 2019 में हर गांव में सड़क पहुंचाएंगे। हम दावे से कह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है इनकी? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल जी के समय भी हमारी राज्य सरकार नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट का 60% आपको सुनना पड़ेगा। अगर 2000 बहुत ही अटल जी डीजल के प्राइस को बढ़ा दिया। अटल जी के समय दिन में बजट आया, रात को जेब पे कैसे चला दिया? काम नहीं चलेगा। अटल जी के समय भी हमारी राज्य सरकार चला दिया आप लोगों ने। लेकिन समय के पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम कैसे हुआ, इसका जवाब देंगे। काम करने की नीयत अगर आपकी ठीक है नीयत पे तो निश्चित रूप से वो ठीक होगा। हमने कहा कि 2019 में हर गांव तक सड़क पहुंचेगी। अब मैं आपसे इनसे पूछूं कि आपने यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं, का जवाब दे दीजिए। मैं हरचरण सिंह जी से एक बार आग्रह करूंगा नमामि गंगे कि नस्ल सुधार के बाद प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, या तो आप ही बोलो। नहीं सर, आप ही बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नमामि गंगे में आलोक भाई आपको 1.5 घंटे में बहुत मौका मिला है। प्रहलाद भाई भी बोल रहे, आप भी बोल रहे, मैं ये चाहता हूँ। राय जानना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूं तो मैं हमारी आलोचना करें, हम सुनेंगे सर झुकाकर। हमने पशुधन के मामले में जर्सी से लेकर तमाम नस्ल सुधार के लिए हमने प्रयोग किए। ब्राजील, अर्जेंटीना भारतीय गौवंश को, क्योंकि उसको पता है कि जलवायु का सामना वो कर सकते हैं। हम ठीक उल्टे चले, पैसा तो देश का गया। अरे सर नस्ल सुधार मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सॉरी नेहरू जी के टाइम और इसलिए मुझे हाँ वो गलतियां हुई है, वो गलतियां हुई है। कोई भगवान नहीं है जो हम भोग रहे हैं इसका परिणाम। और इसलिए मुझे लगता है कि जो आज हम नस्ल सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमने ये नहीं किया तो ये देश बच पाएगा क्या? अगर हम जैविक क्रांति की बात करेंगे तो पहली जरूरत क्या है कि हमारे पास में लैब है। अथेंसिटी के लिए मैं नरसिंहपुर जिले से आता हूं, हजारों एकड़ जमीन है जहां 2-2 साल से यूरिया का दाना नहीं डला, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं, हमें कीमत नहीं मिलती। निर्यात करने के लिए आज आप पंजाब और हरियाणा के गेहूं को तो क्रॉस कर दिया गया है, रेड स्टेट बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इन छोटे सेगमेंट्स पर हमने कभी बहुत गंभीरता से सोचा नहीं, और इसलिए ये इस बजट को मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक दिशा में ले जाने वाला पहला कदम है। पहला कदम। निरुपमा जी, सबसे बड़ा सवाल कि आदमी की क्रय शक्ति बढ़े, क्रय शक्ति बढ़ने से मार्केट में डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ने के साथ साथ मैन्युफैक्चर बढ़े, अनाज की उत्पादन बढ़े, किसान के पास पैसा हो, दुनिया भर की चीजें हो। तो हमने जो ये इनिशिएटिव रखा है उससे क्या आपको लगता है कि ग्रामीण भारत के अंदर क्रय शक्ति बढ़ेगी जो कम हुई है पिछले 2-2.25 साल के अंदर? बिल्कुल बढ़ेगी। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सर बोल रहे हैं तब से कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं हुई है, वो दूसरी बात है, बट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी आगे थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म का जो अनाउंसमेंट आया है, जिससे आपका पूरा मार्केट लिंक होता है देश में जितने भी हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें यह होगा कि कृषि अपना जो भी फसल है कहीं पे भी बिक सकता है, हाँ, और इसीलिए उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में स्पॉट प्राइस जो है हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो अगर यहाँ पे 15 रुपए कुछ बिक रहा है, वहां पे 20 रुपए बिक रहा है और उसको वहां पे बिकने का मौका मिलता है, उसको ऑटोमेटिकली इनकम ज्यादा होता है। ऐसे अगर आप कृषि के इनकम ऐसे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सब अभी मानसून पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन पे, जैसे सर ने कहा था, इरिगेशन का फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू ये भी डिमांड इन रूरल इंडिया इंक्रीज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मॉल टैक्स पेयर्स जितने भी हैं उनको जितना भी टैक्स रिलीफ दिया है उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट डिमांड में बिल्कुल होगा। सो ये सब अगर आप देखेंगे तो डिमांड तो
ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, बाकी का भी बात कर रहे हैं, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक तो पहले से है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। हर बार बजट में कुछ इनोवेटिव हो, हर बार कुछ बिग बैंग हो, जरूरी नहीं है। समटाइम्स बैक टू बेसिक्स जो कहते हैं कि फंडामेंटल्स जितना है वो ठीक कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, रूरल इकोनॉमी पे ध्यान दे, इकोनॉमी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। निरुपमा जी, मैं आप पे आऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की और बहुत आसान ढंग से समझा है, लेकिन सबसे मैं बड़ा क्विक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि शायद मुझे एक ब्रेक पर भी जाना पड़े, जो हमारा बेसिक इश्यू है। एक हर सरकार का इंटेंशन अच्छा रहता है, इस सरकार का भी इंटेंशन बहुत अच्छा है। एक नए फॉरवर्ड लुकिंग तरह का बजट पेश किया है, जिसमें आपने बताया हाउसिंग सेक्टर की बात है, जिसमें किसानों की बात है, गरीबों की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। सभी सरकारें अपनी तरफ से बेस्ट करती है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि डिलीवरी मैकेनिज्म, आम जनता तक, अंतिम आदमी तक उसका फल पहुंचना, उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है करप्शन। क्या आपको लगता है कि हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट बन चुका है कि हम करप्शन को काट के ये पूरे इंप्लीमेंटेशन फायदे अंदर तक पहुंचा पाए? जितना भी एलोकेशन है बजट का, उसका एक एक पैसा सरकारी तंत्र के थ्रू जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज के थ्रू, या सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या लोकल पंचायत। तो सरकारी तंत्र के थ्रू जो जाएगा और उसमें जो लीकेज है, वो लीकेज तो कम नहीं हुई है। कम नहीं होगा, नहीं हुई है अब तक। नहीं हुई। सुनिए, और जो वायदे किए गए थे, अब पिछले लोकसभा में लोकपाल पे जो जूत पतंग पार्लियामेंट में हुई, वो सबको पता है, 1.5-2 साल कहानी चली, लोकपाल बिल पास हो गया। अभी गवर्नमेंट की करप्शन को रोकने के लिए जो लोकपाल एक सबसे बड़ा हथियार माना गया, ये सभी विरोधी पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने एक मत से किया। अभी तक से केंद्र में लोकपाल नहीं बना, मानी प्रदेशों में ठीक है, लोकपाल नहीं बने, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? निरुपमा जी, इसी बात को आगे बढ़ाइए आप। मैं सबसे एक कमेंट चाहता हूं, सभी एक। आपका ये जो जितने भी भ्रष्टाचार जहां वहां आता है जहां पे आपके सब्सिडीज बहुत ज्यादा होता है और कैश का डिसबर्समेंट होता है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहां पे आपका सब्सिडी डायरेक्टली कोई बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर जाता है, तो अपने आप भ्रष्टाचार कम होता है और पिल्फरेजेस या जो भी बाहर जाता है सिस्टम के बाद, वो अपने आप कंट्रोल होता है। एलपीजी सब्सिडी का तो हमने देख लिया कि कितने अच्छे तरीके से हुआ है। बाकी जगह पे भी अभी फर्टिलाइजर का भी बजट में अनाउंस किया है कि वो शुरू करने वाले हैं पायलट बेसिस पे। फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, वो अगर डीबीटी के थ्रू हो जाता है तो अपने आप भ्रष्टाचार उसमें कम होगा। मैं मानता हूं, लेकिन काम कौन देगा? काम तो सरपंच देगा, काम पंचायत का प्रधान देगा। वो बोलेगा मेरे अकाउंट, तेरे अकाउंट में तो आ रहा है 1000 रुपए, 500 रुपए देगा तभी तेरा नाम रोल पे जाएगा। उसका क्या करेंगे प्रभा जी? इसको कैसे रोकेंगे? दीपक भाई, भ्रष्टाचार का जो सॉल्यूशन होता है, विचारों का शुद्धिकरण होना जरूरी होता है। आज इस देश में आचरण की कमी होती जा रही है धीरे धीरे, और भ्रष्टाचार का कोई कानून के तरीके से हम भ्रष्टाचार को नहीं हटा सकते। तो जैसा कि हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, तो वो हम फिजिकल स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन वैचारिक स्वच्छता कब आएगी इस देश में, वो सब उसी में नतीजे निकलेंगे। उसी में निकलेंगे। राजीव जी, आपको लगता है मैं आता हूं रितेश आपके, आपको लगता है कि बिना करप्शन के ये तमाम स्कीम्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी? ऐसे ही हमारे देश में करप्शन घटनी चाहिए, पर लगता नहीं कि घट पाएगी। पर अगर सारे हिंदुस्तानी मिलकर देश की तरफ, देश के विकास की तरफ सोचेंगे तो ये करप्शन जरूर घटेगी। लेकिन हर इंसान को देश के विकास की तरफ सोचना पड़ेगा। तो अपने बारे में सोचता है, सर मेरे पास 200 रुपए ज्यादा कहां से आए? पर मोदी जी ऐसा नहीं सोचता होगा कैसा हेलमेट बनाऊं कि 10 रुपए ज्यादा बचे। नहीं, अगर आप हमारी बात भी करेंगे जी, तो हमारा यही लक्ष्य होता है कि हमारा हेलमेट पहन के मरना नहीं चाहिए। पर अगर मोदी जी को देखें तो देश के विकास की तरफ सोच रहे हैं। हम सब लोग संपन्न हैं, और आज उन्होंने ऑटोमोबाइल में गाड़ियों के रेट बढ़ाए हैं, थोड़ा सा सर्विस टैक्स बढ़ाया है, पर उससे एक संपन्न लोग की तरफ से जेब से पैसा गरीबों में जा रहा है, हमारे लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है। तो देश की उन्नति होगी। ये बजट बहुत अच्छा है और 100% देश की उन्नति होगी। चलिए प्रशांत, मैं आपसे बात आगे बढ़ाता हूं। आप एक अनकमिशन टिकट लेके जाते हैं, हाँ जी, टीटी के पास चढ़ते हैं, बोलते 200 रुपए ले ले यार, बर्थ दे दे। फिर प्रशांत पिट्टी की जो ट्रैवल कंपनी है वो स्टैंड बाय पे चली जाती है और टीटी का 200 रुपए का नोट सबसे ज्यादा चलता है। आप बताइए इस सिस्टम से हम कैसे निजात पाएंगे? हम तत्काल के करप्शन को कैसे रोकेंगे? हम बुकिंग के करप्शन को कैसे रोकेंगे? देखिए, हम मुनाफाखोरी कैसे रोकेंगे कि अगर चंडीगढ़ से मुझे दिल्ली आना है, हरियाणा में एजिटेशन हो गया, सिर्फ फ्लाइट से हम आ सकते हैं, तो टिकट 60,000, 70,000, 51,000 पे चले गए। बिल्कुल।
देखिए, दो टाइप के पिल्फरेजेस होते हैं करप्शन के अंदर। एक तो होता है सरकारी लेवल पे और एक होता है इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे लोअर लेवल पे। सरकारी लेवल पे करप्शन को रोकने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप कैश को दूर करते जाएं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालें, लोगों तक डायरेक्ट पैसा पहुंचाएं, उससे सरकारी लेवल पे करप्शन की कमी होती है। अब बात आती है फाइनल इंप्लीमेंटेशन की लोकल लेवल पे। जैसे आपने अभी टीटी के बारे में बात की, आपने एक ठेकेदार के बारे में बात की। वहां पे करप्शन के लिए विजिलेंस टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। जो लोकल म्युनिसिपैलिटी की टीम्स है, जो लोकल लेवल की टीम्स है, वो भी सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है विजिलेंस की टीम, जहां पे अगर शिकायत की जाए तो वहां से उस आदमी को हटा दिया जाए। मेरे ख्याल से सरकार को इस डायरेक्शन में भी थोड़े कदम लेने चाहिए। कर्नल साहब, मैं बजट, डिफेंस बजट पे आऊंगा 9:30 के सेगमेंट पे, लेकिन यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, आप सबसे ज्यादा अनुशासित सिस्टम से आते हैं, वहां पर इस तरह का इंस्टीट्यूशनल करप्शन कहीं नहीं दिखाई देता। रक्षा सौदों में करप्शन की बात आती है, पर वो हमारा पॉलिटिकल और मिडिलमैन के बीच का एक समस्या है, जिसमें एक टॉप लेवल के ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि हम इस बेसिक मेंटेलिटी कि सब कुछ चलता है और दूसरी ये मेंटेलिटी ले दे के कुछ हो जाएगा, क्या इसको दूर कर सकते हैं हमारे सिस्टम से? देखिए, भारत में करप्शन जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रैक्टिस का रूप ले चुका है। ये सोचना कि सब कुछ कंप्यूटर दूर कर देगा, वो गलत है, वो नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पार्टिसिपेशन है करप्शन को दूर करने में बहुत ही कमजोर है। मनरेगा की आपने बात की, मनरेगा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, और इस करप्शन में आप देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी चुप रहती है, क्योंकि इसके ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स को पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूं, तू अपने लिए स्कॉर्पियो खरीद ले, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं। ये एक समस्या है। इसीलिए कोई डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें, हेल्थ देख लें, एजुकेशन देख लें, डिलीवरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी आप अपने आत्मावलोकन करें तो लगता है कि हम इतने करप्ट हैं। तो जो आप टीटी का उदाहरण दे रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, हमारे अंदर में एक इंडेक्स जरूर है कि जहां हम बेईमानी पे उतारू हो जाते हैं छोटी सी चीज के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आऊंगा, मुझे डिफेंस की भी आपसे बात करनी है। प्रहलाद जी को एक बात याद दिलाते हुए जाऊंगा कि मैं उनसे जानूंगा इस ब्रेक के बाद कि आज की तारीख में एक ग्राम प्रधान का चुनाव कितने लाख या करोड़ में लड़ा जाता है और क्यों। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं आज पेश हुए बजट की, जेटली की पोटली की। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या इस सिस्टम से करप्शन दूर करना संभव है, दूर करना संभव है, खत्म करना संभव है। ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं, यूपीए या एनडीए सरकार की बात नहीं, ये हमारी एक मेंटालिटी है। क्या उसको दूर किया जा सकता है? कई तरह के सुझाव हैं, किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, लेकिन हमको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सेक्टर्स मेरे छूट गए हैं, उन पर हम एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफेंस पर। कर्नल साहब, डिफेंस का जिक्र इस बार बजट भाषण में नहीं हुआ, लेकिन एलोकेशन तो ऑब्वियसली होता है। कितना एलोकेशन है और क्या आप इसको सफिशिएंट मानते हैं, और पिछली बार का कितना एलोकेशन यूज हो पाया? देखिए, बहुत निराशा हुई मुझे कि डिफेंस सेक्टर के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहा। ये एक लीक से हटकर बात थी। क्यों ऐसा हुआ कि उनकी स्पीच पे हमारा जिक्र ही छूट गया? फिर मैंने जिज्ञासावश उनकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड की, उसमें भी जिक्र नहीं है। खैर, उसको छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर डिफेंस का जो एलोकेशन है वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है कि उसके बाहर कोई सरकार निकल नहीं पाई। तकरीबन 10-11% टोटल आउटले का सभी करते हैं, तकरीबन 1.5% टोटल जीडीपी का आउटले करते हैं, जबकि हमारी डिमांड रही है कि कम से कम 3% जीडीपी का डिफेंस आउटले होना चाहिए अगर आप फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। वो कोई नहीं कर पाया। इस बजट में भी हमें इस बात पे निराशा लगी। अभी बात आती है कि 2016-17 में प्रेजेंट बजट में क्या दिया इन्होंने, तो 2,22,456 करोड़ का टोटल डिफेंस का बजट। पिछली बार से कम है, 2.5 लाख करोड़ था। पिछले बार से 10% ऊपर है। पिछली बार में उन्होंने सरेंडर किया था, सरेंडर किया, वो उस पर बाद में आता हूं। पिछली बार 2.46 लाख करोड़, जी हाँ, उसको सरेंडर किया। जो रिवाइज एस्टीमेट 2015-16 का था वो 2,01,08 करोड़ बचा, ठीक, वो नहीं खर्च कर पाए। अभी उसमें आप देखिए रेवेन्यू
का जो बजट है वो भी 12% पिछले साल से है। कैपिटल जिससे ये सारे हथियार खरीदे जाते हैं, कैपिटल आउटले से, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ 5.45% है। सिर्फ 5.45 तो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है अगर फ्रैंकली देखें तो। इस बार के बजट में ये है। अभी ये मैं कहना चाहता हूं कि आपने रक्षा मंत्री को भी सुना है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की उन्होंने कितनी भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को पास किया। वो आज की तारीख में कोई 1,76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने पास किए कि ये सामान चाहिए, तोपें चाहिए, शिप चाहिए, सबमरीन चाहिए करके टोटल वैल्यू 1,76,000 करोड़ आती है। वो 5% से कैसे पूरा होगा, सोचने की बात। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मुझे क्विक कमेंट अब रितेश से चाहिए। रितेश, एक दिन के अंदर एक नई कंपनी खोलने के लिए तमाम क्लियरेंसेस, इसके लिए 2013 के कंपनी एक्ट के अंदर बदलाव किया जाएगा। आप इसको वेलकम चेंज मानते हैं? स्टार्टअप और स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए जितने भी प्रोविजंस किए हैं, क्या वो सफिशिएंट है या कुछ और करने की जरूरत है? मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है, लेकिन कुछ चीजें जैसे टैक्स के अंदर उन्होंने कहा कि 3 महीने, ये पहले 3 साल में टैक्स नहीं लिया जाएगा 50 लाख तक। लेकिन जानने की बात यह है कि 10 में से 9 स्टार्टअप ऐसे हैं जो प्रॉफिट ही नहीं बुक करते हैं फर्स्ट 3 सालों में। सेकंड, उन्होंने बात किया कैपिटल गेन के ऊपर, वो एक अच्छा चेंज है कि कैपिटल गेन 3 साल से 2 साल हो गया है। सेकेंडली, 1 डे इनकॉर्पोरेशन की जो स्कीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी आप मानेंगे नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में 3 महीने मुझे खुद लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, यूथ मोटिवेट हो रहा है। तुषार, आपके पास आऊं उससे पहले प्रशांत, ट्रेवल सेक्टर को और लीजर सेक्टर को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया है इस बजट में, और किया गया है तो कितना? देखिए, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया, ये बजट थोड़ा ग्रामीण को और रोडवेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस था, वो बात जाहिर है। लेकिन कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ कष्टदायी चीजें हुई हैं इस बजट से ट्रैवल सेक्टर के ऊपर, और कुछ चीजें बिल्कुल इग्नोर की गई हैं। तो उन सारी चीजों को बताना चाहूंगा। जैसे कुछ चीजें जो अच्छी इंप्लीमेंट हो रही हैं वो है अबॉलिशन ऑफ परमिट राज, इसके बारे में आज डिस्कशन उठा। जैसे कि आपको याद होगा, पिछली बार जब हम यहां पे आए थे तो मैंने डिस्कस किया था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रोडवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल को हम देख पाएंगे कि इंटरसिटी बसेज, इंट्रासिटी बसेज के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स काफी अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरी चीज, 160 एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए 50 से 100 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए एलोकेट किया गया है। ये एक बहुत अहम बात है, जिससे कि हम अभी जो चीजें देख पा रहे हैं मूव करते हुए ट्रैवल सेक्टर के अंदर, स्पेशली एयरफेयर्स के अंदर, ये और भी बेहतर हो जाएगा नए एयरपोर्ट्स बनने से। तीसरी एक अच्छी चीज जो पेरिफेरल है वो है रोडवेज की। रोडवेज के ऊपर जब इतना पैसा लगेगा तो ऑब्वियसली ग्रामीण विकास होगा, उसकी वजह से ट्रैवल का सेक्टर बढ़िया होगा। कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, वो है 0.5% इंक्रीमेंट हुआ है सर्विस टैक्स। अरे वो बड़ा नॉमिनल है। दूसरी चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, वो बड़ा नॉमिनल है, चल भी दूसरी चीज 5% देने में किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, एविएशन के ऊपर फ्यूल टैक्स के अंदर एक्साइज बढ़ा है 8 से 14%, जिससे कि हमें लग रहा है कि ट्रैवल का रेट बढ़ेंगे। और एक चीज, कितनी घपलेबाजी आप जानते हैं। राजीव, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर के जो सेक्टर है, खासकर कारों की बात की जाए, 2 व्हीलर्स की बात की जाए, दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड घटेगी? नहीं जी, डिमांड, क्योंकि सारी जो प्राइस बढ़े हैं वो हाई एंड कार्स के बढ़े हैं। तो हाई एंड कार्स को जो 15 लाख की गाड़ी ले रहा है वो 15.5-16 लाख से ऊपर। हाँ जी, 10 से ऊपर। 10 से ऊपर। तो ऐसा जी, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो संपन्न लोग हैं, जो 10 लाख की गाड़ी ले रहा है वो एक संपन्न परिवार है। तो संपन्न परिवार को अगर 40,000 50,000 रुपए ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं, पर उसका खर्चा, वो पैसा जो उससे निकल रहा है वो हमारे देश में ही जाके लग रहा है, तो उससे एक इंसान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुषार जी, आप बताइए, आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे के पूरे बजट को देखते हैं, खासकर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लीकेजेस को हम कैसे रोकेंगे? फिर मैं करप्शन के पॉइंट पे आता हूं। दीपक जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो शायद हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि ये देश युवाओं का देश है। यहां पर 65% आबादी जो है 35 साल से कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन लोगों को चाहिए वो है रोजगार। रोजगार के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये जो आपकी पॉपुलेशन है, ये एसेट तब तक है जब तक कि इन लोगों को काम मिलता है। काम तभी तक मिलेगा। ये जो स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया और ये जो जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, ये उसी डायरेक्शन में है। और अगर इन स्कीम्स को अगर लागू करना है तो बिना पैसे के नहीं हो सकता।
एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी दे सकती है। कोई गवर्नमेंट इतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। एमबीए जो यंग लोग निकल के आ रहे हैं वो कहां जाएंगे, जो इंजीनियर्स हैं वो कहां जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट का टास्क बहुत कटआउट है। गवर्नमेंट को एक बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चलना है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की नब्ज पे हाथ है कि ये इनको जॉब क्रिएट करना ही पड़ेगा, वरना सारी चीजें जो डिमांड भी आपने बोली, जो ट्रैवल सेक्टर को बोला, जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा वो करेंगे क्या। कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, क्योंकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रभा जी, आप मुझे बताइए इस जो सर्कुलेशन हमने बढ़ाया है रूरल इंडिया का लेके बाकी सब चीजों में, कितना कैश फ्लो जनरेट हो सकता है जिससे ये सिस्टम चल सके जिसकी बात तुषार छाबड़ा या मनोज गौर जी कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, अगर सरकार खर्चा करेगी, आप सुबह इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज न्यूज थी कि काफी मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपना एलोकेशन ही पूरा खर्च नहीं किया। पावर और कोल एक उसमें प्रोमिनेंट थी, 90% से ऊपर गई थी। बाकी और जो मूलभूत मिनिस्ट्रीज थी उनके एलोकेशन का वो 40 या 50% खर्च कर पाए थे। अगर ये बजट की एलोकेशन खर्च होंगी तो पैसा बाजार में आएगा, पैसा बाजार में आएगा उससे रोजगार भी पैदा होंगे और लोगों की जेब में जाएगा। तो लोगों की जेब में जाके वो सर्कुलेशन भी आगे अल्टीमेटली जाता है। कोई मांग बढ़ेगी, अगर स्टील की मांग बढ़ेगी, सीमेंट की मांग बढ़ेगी तो उन इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, फिर उससे कैपिटल गुड्स अफेक्ट होता है। तो ये एक सर्किल है। तो साइकिल जब पूरी होती है तो सब जगह तरक्की होती है, डेवलपमेंट बढ़ता है। आलोक शर्मा जी, बेसिक पॉइंट पे आता हूं, जो है करप्शन। अगर 10 साल में मुन्नी और शीला की तरह कांग्रेस बदनाम हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नितिन गडकरी जी ने कहा था, है ना, वो करप्शन के कारण हुई। आपको नहीं लगता कि आप जितना कुछ करते हैं करप्शन इसको धो देता है, और इस सरकार में करप्शन जो है रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो परसेप्शन बीजेपी या सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? हो सकता है आपकी राय इससे दूजी हो, देश की राय इससे दूजी हो, क्योंकि हमको अभी भी लगता है कि लीकेज पूरी तरह नहीं रुकी है। देखिए, जहां तक बात आपकी है कि पृथ्वी कंपनी के मालिक कोई टिप्पणी करें जो घोटालों में स्वयं रही हो, मैं उस पर अपना वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा। जहां तक बात है करप्शन को रोकने की, सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी लेकर आई, जिससे बहुत बड़ी लगाम लगी। नो डाउट हमारी पार्टी जो थी, हमारी लोकसभा में पूरा बहुमत नहीं था। 2G किसने किया, कहां गया, वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, किस पार्टी ने किया, मैंने उस पर नहीं जाना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ का हमारे ऊपर पूरा लगा इशारा कि भाई कॉमनवेल्थ में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कौन अंदर गया बाद में? 5 लोग जो गए उसमें से 4 कॉर्पोरेशन के गए। 4 कॉर्पोरेशन के किसके थे? बीजेपी के थे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। ठीक है, हमारे ऊपर आपने तगमा लगा दिया तमाम लोगों ने मिलकर कि भाई भ्रष्टाचार यहां हुआ। आप बताइए, गुजरात में लोकायुक्त नियुक्त होने के लिए 42 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए कि लोकायुक्त ना वहां पर बने। आज 2 साल हो गए सरकार को आए हुए, लोकपाल कहां है केंद्र सरकार का हमें नहीं मालूम है। हमने कदम उठाए, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने जन लोकपाल बिल के ऊपर काम किया। ठीक है, आज जैसा कि राठौर साहब ने भी कहा कि करप्शन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के तहत हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या पिछले 2 साल में करप्शन नहीं हुआ? क्या व्यापम जैसा घोटाला सामने नहीं आया? ललित गेट नहीं आया? मैं उन पर भी नहीं जाना चाहता। आज बजट का समय, क्या इस बजट के अंदर करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो टैक्स रिफॉर्म्स करने थे, आज क्या जेटली साहब के हाथ कांग्रेस ने बांधे हुए थे? आपने टैक्स रिफॉर्म्स में ऐसा क्यों नहीं काम किया कि वहां पर उससे करप्शन रुके? आपने तो एक भी कदम नहीं उठाया। चलिए, मैं इसमें आपसे एक सप्लीमेंट्री पूछूंगा, क्योंकि कंक्लूड आप दोनों को ही करनी है कि जीएसटी कांग्रेस ने क्यों रोक के रखा है, क्योंकि वो टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इस ब्रेक के बाद पार्टी कहती तब भी मैं नहीं जाता, मतलब बहस ऐसी दिशा में चली जाती है जो हम लोग। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम बजट यानी जेटली की पोटली की। अब हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद। प्रहलाद पटेल जी, ब्रेक से पहले हम करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पर आरोप लगे, कांग्रेस के जाने का सरकार से एक बड़ा कारण उन पर करप्शन के आरोप 10 साल लगना भी एक बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन अब इनका यह कहना है कि व्यापम और ललित गेट जैसे मामले में आप पर भी कम दाग नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं, और इस लीकेज को क्या वाकई एज ए नेशन हम दूर कर सकते हैं? क्योंकि एक नेशनल क्राइसिस है, मैं इसको बीजेपी या कांग्रेस की क्राइसिस नहीं मानता। ये चुनाव के समय हमारे लोगों ने चोरी की है, आप खूब कहिएगा। आज की बात यह है कि हम क्या इसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। जब आप जनधन योजना की बात करते हैं तो जब तक डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, जैसे हमारे मित्र ने कहा, निरुपमा जी, एक रास्ता, हाँ अर्थशास्त्री है तो समझ सकते हैं,
तो उसके बाद भी कोई संभावना हो सकती है, जैसे आपने संभावना बताई कि वो उसके बाद भी कोई डंडा मजबूत होगा तो वो उससे 200 फिर भी झड़प लेगा, लेकिन 200 लोगों का नहीं झड़प पाएगा, एक आध का हो सकता है, 2 का हो सकता है, मिनिमाइज इतने लेवल पर होगा। दूसरी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जरूरतमंद है उसको सब्सिडी लेनी चाहिए, ताकतवर को नहीं लेनी चाहिए। अपील की 75 लाख लोग सब्सिडी छोड़ दें, ये मैसेज भर नहीं है, ये एक अच्छा सफल प्रयास है जिसकी सराहना होनी चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ताकतवर को? और इसलिए मुझे लगता है कि 5 लाख या 10 लाख की जिसकी आय है उसको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, तो जरूरतमंद को ही मिलनी चाहिए। इस पर एक कदम आगे बढ़ा। चलिए ठीक है, इनका भी सवाल है कि लोकपाल क्यों नहीं मिला? सर 2 साल में लोकपाल क्यों नहीं मिला? देखो, जिनने चोरी करी है उनको लगता है कि डंडे वाला चाहिए। अगर आप खुद से आप जवाबदेह बन जाए, लोकपाल क्यों नहीं मिला? क्या आप चोरी करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप चोरी नहीं करने के बाद आपके कहने पर लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? प्रधानमंत्री ने कहा 75 लाख लोगों ने छोड़ा, प्रधानमंत्री ने तो 15 लाख का जुमला भी छोड़ा था, उनकी बात कैसे मान लें? देश ने तो माना, आप ना मानो। डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट में डिस्कशन नहीं हुआ, ये निगेटिव काम नहीं ये तो कह देते कि मुंह तो जवाब देंगे। मुझे कंक्लूड करना है। एक लाइन आपकी, एक लाइन आपकी। आलोक भाई, एक लाइन आपकी, एक लाइन आपकी। मुझे सुरक्षा के बारे में जैसे कहना है, मुझे भी लगता था कि जब रक्षा क्षेत्र में FDI 80% तक की गई तो मुझे लगा कैसे हुआ, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, जो टेक्नोलॉजी, और वो भी जो हमसे विरोध रखने वाले देश, अगर वो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, और जैसे रक्षा बजट पर उसका बहुत उल्लेख ना करना, आपको अपनी रणनीति तो बदलनी पड़ेगी। जो सामरिक दृष्टि से परिस्थितियां बनी हैं, हम ठीक है चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं, पर मेरे जैसे लोग तो नहीं कर सकते हैं। हमें मानते हैं कि हमें इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। इसलिए रेल का बजट हो चाहे ये बजट हो, हमको इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स की इस रोगग्रस्त मानसिकता से इस देश को बाहर लाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, जैसे हमारे नौजवान मित्र ने कहा कि 65% 35 साल से कम आयु के लोग हैं, इसलिए 1 करोड़ लोगों को अब हम कानून में बदलाव ला रहे हैं कि डिग्री नहीं, हुनर है उसको मिलेगा। चलिए, मानिए आपकी बात, मुझे क्लोज कर रहे हैं, वक्त खत्म। आलोक शर्मा जी, कंस्ट्रक्टिव सहयोग करेंगे सरकार का? देखिए, पूरी तरह से हम आज तक, अगर आप पिछला भी बजट का सेशन, पिछला सेशन भी देखेंगे, तो GST 8 साल से पास नहीं कराया। अब हंसने की जरूरत नहीं है। हमने 3 सुझाव दिए हैं मोदी साहब ने कराया, आप करवा अरे साहब, मोदी साहब के अहमदाबाद की प्रेस स्टेटमेंट सुन लीजिए GST पे, आपको मुझसे सवाल भी नहीं पूछना पड़ेगा। मैं केवल ये कह रहा हूं, आप कहते हैं कि साहब GST पास करा दीजिए, हमने 3 सुझाव दीजिए, उनको मानिए, आप GST पास कराइए। रियल एस्टेट बिल हमने पास कराया, इंश्योरेंस बिल हमने पास कराया। रियल एस्टेट बिल आपके पास जो रुका हुआ है, उसमें भी जो हमने सुझाव दिए उनको पास कराइए, इकोनॉमी दौड़ेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि संसद भी चलेगी, संसद भी दौड़ेगी, संसद भी चलेगी और देश भी दौड़ेगा, भागेगा प्रगति के पथ पर। इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि एक निगेटिव नोट पर इस बहस को मैं नहीं खत्म करना चाहता। उम्मीद ये करनी चाहिए कि वित्त मंत्री जी ने हमारी और आपकी जो गाढ़ी पसीने की कमाई डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मद में दी है, वो उन तक पूरी की पूरी पहुंचे, तभी इस देश की, इस सरकार की एक बड़ी सफलता होगी। और ये सफलता किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि एक समाज की सफलता होगी। हमारी इस खास पेशकश पे इतना ही।